As a journalist, what disappoints you the most? The state of journalism. जो ये established so called mainstream media है, उसकी credibility लगातार डाउटफुल है। अब आधे से ज्यादा तो अडानी जी ओन कर रहे हैं, अंबानी जी ओन कर रहे हैं। मिस इन्फॉर्मेशन से डील करना is the biggest threat for journalism also right now. हर एक पॉलिटिकल पार्टी की IT सेल्स है, जहाँ पे 24 घंटे लोग यही काम कर रहे हैं। कोई इन्फॉर्मेशन अगर आ रही है तो उस इन्फॉर्मेशन को काउंटर करने के लिए 4 मिस इन्फॉर्मेशन ग्राउंड में फेंक दी जाती हैं। तो अब कोई फोन करके सीधे नहीं धमकाता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। They try to, मतलब सिस्टम भी बहुत अलग अलग तरीके से काम करता है। अब क्या होता है? उत्तराखंड गवर्नमेंट एक साल में 450 करोड़ रुपए की एड्स देती है और ऐसे ऐसे मीडिया हाउसेस को एड्स जाते हैं जिनका आपने कभी नाम भी नहीं सुना होगा। अब सरकार से आने वाले पैसे पे मीडिया हाउस इतना ज्यादा डिपेंडेंट होगा तो वो इंडिपेंडेंटली काम कर ही नहीं पाएगा। जो पेपर लीक का मामला सामने आया है, पेपर तो कॉम्प्रोमाइज हुआ है। खालिद एक दिन पहले एग्जाम सेंटर पहुंचता है और अपना फोन छुपा के वापस आता है। दूसरा, खालिद को ये कैसे पता था कि मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ जैमर्स काम नहीं करेंगे। तो जैसे गवर्नमेंट उसको डिफेंड करना चाह रही है कि नहीं, सिर्फ एक आदमी ने नकल की और वो पकड़ा गया, केस उतना सा नहीं है। 12 मासा का नेक्स्ट 5 इयर्स का क्या विजन है? तो मुझे उतना बड़ा इसको कभी नहीं बनाना है कि अपनी बोझ से इसके कंधे झुकने लगे। वेलकम टू क्यूरियस कॉर्नर बाय अंकिता। आज हमारे साथ हैं एक बहुत ही खास मेहमान जो कैमरा और माइक को अपना हथियार बनाकर हमेशा सच के साथ खड़े रहते हैं। 12 मासा के फाउंडर राहुल कोठियाल न्यूज लॉन्ड्री, दैनिक भास्कर और तहलका जैसे नेशनल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़े रहे। दिल्ली राइट्स, कश्मीर और बस्तर जैसे कॉन्फ्लिक्ट जोन्स में ब्रेक थ्रू रिपोर्टिंग के कारण इन्हें रामनाथ गोयनका अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। लेकिन इनका दिल बसता है अपने पहाड़ों में, अपने लोगों के बीच। और तब इन्होंने शुरू किया 12 मासा, एक पहाड़ी होम ग्रोन मीडिया चैनल जो सिर्फ न्यूज नहीं बल्कि आवाज है पहाड़ के लोगों की। फिर चाहे वो धराली का दर्द हो, पेपर लीक से परेशान युवा हो या बेरोजगार संघ का आंदोलन, मुझे सबसे खास लगती है उनकी सिंप्लिसिटी। वो कहते हैं वो कहानी अधूरी है अगर वो मेरी दादी या नानी को समझ में ना आए। तो चलिए बात करते हैं यंगस्टर्स के रोल मॉडल राहुल कोठियाल से। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि आपने इतने सारे न्यूज चैनल्स के साथ काम किया है, तहलका, न्यूज लॉन्ड्री, कैसे दिमाग में आया कि अपने शहर वापस जाता हूँ, उत्तराखंड वापस जाता हूँ और कुछ अपना करता हूँ? ये आइडिया कैसे आया? ये आइडिया एक्चुअली मैं दिल्ली में, मेरा पूरा जर्नलिस्टिक करियर जो है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग वो न्यू दिल्ली से ही शुरू हुआ और वहीं रहा। कॉलेज भी? नहीं, कॉलेज तो मैंने देहरादून से ही किया और ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन यहीं से की। उसके बाद मेरी पहली जॉब तहलका में थी। तो दिल्ली में रहते हुए जो चीजें मैं मिस करता था उत्तराखंड की और जिस तरह से मिस करता था, तो मुझे वो बड़ा खलता था कि उत्तराखंड में कंटेंट के लिए बहुत सारी चीजें हैं। स्पेशली यहाँ की जो कल्चरल हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स हैं उसको एक्सप्लोर किया जाना, उसका एक बड़ा वैक्यूम मुझे वहां रहते हुए महसूस होता था। तो वही प्राइमरी कंसर्न था कि यार ये एक ऐसा वैक्यूम है, ऐसा स्पेस है जिसको भरा जाना चाहिए। और मैं फिर लास्ट मेरा दैनिक भास्कर के साथ में मैं उस समय था कोविड टाइम पे और कोविड के बाद, क्योंकि मैं दैनिक भास्कर में आई वाज वर्किंग एज अ रोविंग जर्नलिस्ट। तो मतलब मैं दिल्ली में बेस्ड था बट आई वाज रिपोर्टिंग फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, बिहार से लेकर के, इलेक्शन से लेकर के और तमाम जगहों पे अलग अलग जगह जाके रिपोर्टिंग कर रहा था। लेकिन उस सबके बीच में वो उत्तराखंड की जो खबरें और उत्तराखंड के जो एस्पेक्ट जो मिस होते थे, उन्हीं को लेकर के वो थॉट था कि उसको भरा जाना चाहिए, वहां कुछ किया जाना चाहिए। तो वहां से 12 मासा का सीड जो है वो वहां से आया और फिर शुरू किया। तो शुरुआत में हमने, अब तो फिर भी पॉलिटिकल कंटेंट और करंट अफेयर्स पे भी हम लगभग बराबर कर रहे हैं, लेकिन शुरुआत हमने वहीं से की थी कि हम लोग ऑलमोस्ट 70-80% वो कल्चरल, हिस्टोरिकल और इस तरह का कंटेंट ज्यादा था उसमें। तो आइडिया वहां से आया। तो कोविड इसमें बहुत बड़ा रीजन था क्या? नहीं, कोविड रीजन नहीं था। इनफैक्ट कोविड में तो मैं आई वॉज वर्किंग लाइक, मैंने पहली बार जामा मस्जिद वाला जो एरिया जहाँ पैदल आप नहीं जा सकते हो, वहां पे 70-80 स्पीड में हम लोग उस समय कार से आराम से पहुंच जाया करते थे। क्योंकि कोविड में पूरा भारत बंद था और हम लोग दिल्ली बेस्ड जर्नलिस्ट थे, तो इसलिए सारी जगह घूम रहे थे। तो ऐसा कुछ नहीं, मतलब बहुत लोगों को कोविड में घर आने वाला जो मोटिवेशन था उसका मेरे वाले वापस आने से कोई कनेक्ट नहीं था। पर दिल्ली में रहते हुए खुद लगती थी घर की? हाँ, खुद तो लगती थी। ऑल्दो मैं और मेरी वाइफ दोनों ही वहां पे थे। और हाँ, एक कंसर्न वो भी था क्योंकि पेरेंट्स यहाँ पे हैं, तो ये तो सोचा ही था दिल्ली
मैं काम तो कर रहा था, लेकिन वो जैसे पहाड़ के बहुत सारे लोग जो दिल्ली काम कर रहे होते हैं, उनको वापस आने का बहुत ज्यादा इच्छा होती है, और आप जितना लंबा समय दिल्ली को देते हैं ना, उतना ही मुश्किल हो जाता है दिल्ली छोड़ना। तो ये भी एक मैं और मेरी वाइफ ने ये भी डिसाइड किया था कि लेट्स वेट फॉर फ्यू मोर इयर्स एंड देन वील मूव बैक। लेकिन फिर हमारा उसमें एक कंसर्न ये भी था कि जितना ज्यादा दिल्ली रुकेंगे, दिल्ली छोड़ना उतना ही मुश्किल होता जाता है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कोई सही टाइम नहीं है बाहर आने का। जितनी जल्दी आपको रियलाइज हो जाए उतनी जल्दी वो स्टेक्स उतने ही बड़े होते चले जाते हैं। Yes. क्या चेंज लगा आपको, क्योंकि आपने तो कश्मीर में भी रिपोर्टिंग करी है, अब बिहार के बस्तर जैसे जगह पे भी करी है, क्या डिफरेंस आपको लगा यहाँ और बाकी? वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह की स्टोरी को चेस कर रहे हैं जर्नलिज्म में। मतलब ज्योग्राफी बहुत ज्यादा मैटर नहीं करती है कई जगह, और यहाँ पे तो रिपोर्टिंग के लिए ज्योग्राफी अपने आप में ही चैलेंज है। मतलब यहाँ का सबसे बड़ा, यहाँ अच्छी बात यह है कि उत्तराखंड में इस तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है कि जैसे कोई नक्सलाइट कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, कोई एक्सट्रीमिस्ट कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, कोई कश्मीर की तरह का कोई वैसा कॉन्फ्लिक्ट नहीं है कि वहाँ की स्थानीय अस्मिता की जो मांग हो वो एंटी नेशनल लेवल तक पहुंच जाए। तो इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं है, तो इसलिए वैसे चैलेंजेस नहीं है जैसे बस्तर से रिपोर्ट करते हुए या कश्मीर से रिपोर्ट करते हुए आपको आते हैं। यहाँ ज्योग्राफी अपने आप में चैलेंजिंग है थोड़ा, और वो इस बार हमने रियलाइज किया धराली जैसी आपदा के टाइम पे, जब सड़कें बिल्कुल ब्लॉक हो गई थी, खत्म हो गई थी, तो उन जगहों तक पहुंचना जहां से आपको रिपोर्ट करना है, वो अपने आप में एक चैलेंज बन जाता है। बाकी इश्यू बेस्ड वैसे चैलेंजेस नहीं है कि जिसके लिए आपको मल्टीपल फोर्सेज या पावर सेंटर्स के निशाने पे आना पड़े, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट जोन में ये एक बहुत बड़ा मैटर होता है ना कि आप बस्तर बहुत चैलेंजिंग है उस लिहाज से, कश्मीर उतना नहीं है, क्योंकि कश्मीर में ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस इतने ज्यादा हैं, पूरी दुनिया की नजर कश्मीर पे है, तो कश्मीर में अथॉरिटीज भी आपको उतना रोकती नहीं है, और वहां पे जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स हैं उनको भी ये पता है कि मीडिया का रोल क्या है, प्रोटोकॉल सेट है, तो आप वहां पे कर सकते हैं। बस्तर इज डिफरेंट चैलेंज, वहां पे हर कोई आपको शक की निगाह से देखता है, वहां पे स्टेट अथॉरिटीज आपको शक की निगाह से देखती हैं कि कहीं आपके कोई नक्सल कनेक्शंस तो नहीं है, नक्सलाइट आपको ऐसे देखते हैं कि कहीं आपके स्टेट से कोई कनेक्शंस तो नहीं है, तो इसलिए वहां पे बहुत डिफरेंट तरह का चैलेंज हो जाता है। वैसा उत्तराखंड में थैंकफुली कुछ नहीं है। क्या चैलेंजेस, आपने बस्तर का नाम लिया, क्या चैलेंजेस रहे वहां पे, कितना डिफिकल्ट होता था रियल स्टोरी बाहर लाना, क्योंकि जब आपके ऊपर ट्रस्ट फैक्टर ही नहीं है तो वो अपने आप में आई थिंक न्यूज रिपोर्ट करने में सबसे बड़ा चैलेंज करता होगा। बस्तर बहुत डिफिकल्ट है, और आप ये भी देखेंगे कि सबसे ज्यादा जर्नलिस्ट कहीं मारे जाते हैं तो वो नक्सलाइट एरियाज में मारे जाते हैं। बस्तर में गांव वाले भी दोनों तरफ से पिसते हैं। पुलिस उनको ये कह के तंग करती है कि आप नक्सलाइट के इन्फॉर्मर हो, नक्सलाइट उन्हें ये कह के तंग करते हैं कि आप पुलिस के इन्फॉर्मर हो। किसी पे थोड़ा सा भी शक होता है तो और वायलेंस बहुत आसानी से होता है। तो वही चैलेंज जर्नलिज्म में भी है कि वहां पे जाने के लिए आपको बहुत तरीके से दोनों पार्टीज स्क्रूटनाइज करती हैं, जो भी इंसान एंटर कर रहा है नक्सल जोन्स में या उन इलाकों में जहां पे एक तरह से सच में सरकार की पहुंच खत्म हो जाती है। बस्तर में दंडकारण्य वो एरिया है, 3-4 स्टेट्स का बॉर्डर लगता है, एक तरफ आंध्रा है, एक तरफ उड़ीसा है, एक तरफ छत्तीसगढ़ है, एक तरफ मध्य प्रदेश है। उनके बॉर्डर के पास के जो एरियाज हैं, और वो इतना डेंस है फॉरेस्ट कि आपको लगभग अंदर के आदिवासी इलाकों तक पहुंचने के लिए कम से कम भी 35-40 किलोमीटर उस जंगल से होते हुए गुजरना होता है पैदल। जब मैं तहलका में काम करता हूँ, और बीमारियां वहां पे इतनी हैं कि आपको एक मॉस्किटो बाइट भी इतनी डिफिकल्ट हो सकती है कि वापस आके इट कुड बी लीथल। मतलब हमारे साथ के तरुण शेरावत उनका नाम था, उनके नाम से एक अवार्ड भी तहलका के टाइम पे शुरू हुआ था। ही वॉज अ वेरी यंग बॉय, फोटो जर्नलिस्ट था, वो वहां जाके रिपोर्ट करके आया, वापस आया, लेकिन तो वही मॉस्किटो बाइट की वजह से अल्टीमेटली इतनी तबीयत खराब हुई कि कुड नॉट सर्वाइव। तो इस तरह के चैलेंजेस अलग हैं। लेकिन वहां पे ये जो नक्सलाइट ग्रुप्स है ना, इनकी इंटेलिजेंस बहुत जबरदस्त होती है। मतलब बाहर से देखने में ऐसा लगता होगा कि ये सिर्फ कुछ हथियार उठाए हुए गुरिल्ला सैनिक हैं जो कि सिर्फ बस लड़ रहे हैं, लेकिन अब बहुत टेक सेवी हो गए हैं। अच्छा। बहुत इंटेलिजेंस उनकी बड़ी जबरदस्त है। तो आप कब मूव कर रहे हैं, कब कहाँ जा रहे हैं। मैंने वो बस्तर वाली सीरीज में मैंने बहुत जो रिपोर्ट्स की थी वो साथ में की थी, उसके अलावा बस्तर डायरीज अलग से लिखी थी। तो आपको पता भी नहीं होता है कि हम गांव वालों से बात कर रहे थे, तो इतने में 2 लोग आए और ऐसे ही जैसे आपके हाथ में ये नोट है, एक नोट पकड़ा के, और वो लोग लौट गए। फिर बाद में मैंने वो नोट देखा तो दैट वाज अ प्रेस नोट फ्रॉम द नक्सलाइट्स।
अच्छा, तो मतलब उन्होंने अपना ऑफिशियल स्टैंड इस तरह से आपको हैंड ओवर कर दिया आई सी। और वो वहां से मूव करके चले गए, तो आपको उनका भी स्टैंड मिल गया। और गांव वालों से तो आप बात कर ही रहे हैं और पुलिस अथॉरिटीज से तो आप उनके डायरेक्टली बात करके और उनका ओपिनियन ले ही रहे हैं। और वो फुल कोऑपरेट करते, मतलब कि उन्हें पता था कि आप आ रहे हैं। हाँ। उनको भी अपना एक पक्ष रखना था। हाँ, और वो इसमें रेजिस्टेंस नहीं दिखाते हैं। नहीं, उसमें रेजिस्टेंस नहीं दिखाते। इनफैक्ट जब मैं बस्तर से वापस आया उसके कुछ ही दिनों बाद वहां पे एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ जिसमें दूरदर्शन के एक जर्नलिस्ट की डेथ हो गई थी। उनको आगे जाके रामनाथ गोविंद अवार्ड भी मिला उनकी डेथ के बाद। वो शायद वो पुलिस के साथ एक बाइक पे बैठ के ट्रैवल कर रहे थे, इसलिए वो डायरेक्टली उनके टारगेट पे आए। तो इस तरह की भी बहुत ज्यादा चले, मतलब बस्तर इज वेरी डिफिकल्ट टू रिपोर्ट। तो बस्तर के जो लोग वहां रह के रिपोर्ट कर रहे हैं, दे आर सीरियसली, मतलब उनको सलाम किया जाना चाहिए कि वो कितनी डिफिकल्ट सिचुएशन से रिपोर्ट करते हैं। क्योंकि आप एक मेल हैं, क्या आपके लिए वहां जाना आसान था? नहीं, मेरे साथ में 2 फीमेल्स भी थी वहां पे। अच्छा। हाँ, वो एक स्क्रोल के लिए रिपोर्ट कर रही थी और एक जॉनरेस का आपने नाम सुना होगा, एक्टिविस्ट हैं बहुत फेमस, उनकी पार्टनर हैं बेला भाटिया जी, वो भी वहां थी। अच्छा। और नक्सल इलाके से वुमेन जर्नलिस्ट ने बहुत रिपोर्ट किया। इनफैक्ट जिनका मैंने अभी नाम लिया, तरुण शरावत, जिनकी डेथ हो गई थी तहलका में, उनके साथ भी जो रिपोर्टर गई थी वो भी एक फीमेल थी। तो ऐसा जेंडर वाला चैलेंज वहां पे नहीं आता है, मतलब इस तरह के इलाके में या कन्फ्लिक्ट में रिपोर्ट करने में। इनफैक्ट मैंने तो मतलब आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ कि मैंने कुछ बहुत अच्छी जर्नलिज्म में जो फीमेल्स हैं उनके साथ में काम किया है। न्यूज लॉन्ड्री में मैं काम करता था, मधु त्रेहन जो है उसकी फाउंडिंग एडिटर थी, जो इंडिया टुडे की भी फाउंडिंग एडिटर थी, उनके साथ में मैंने काम किया। और तहलका में काम करते हुए प्रियंका दुबे मेरी साथ में कलीग थी, मेरे से पहले से वो तहलका में थी, मेरी सीनियर थी। एंड मैं ये बात ऑन रिकॉर्ड कह सकता हूँ कि मैंने अपने आसपास जो सबसे बेहतरीन रिपोर्टर देखे हैं उनमें प्रियंका इज वन ऑफ देम। वाओ, इतना डेडिकेशन उस लड़की में जर्नलिज्म को लेके है और उसको उससे रिवॉर्ड भी मिला है नेशनली इंटरनेशनली, पता नहीं कितने अवार्ड्स, मल्टीपल टाइम्स रामनाथ गोयनका, लाडली प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया और फेलोशिप्स फ्रॉम यूरोप टू अमेरिका। इतना कुछ उसने अचीव किया, लेकिन उसके पीछे उसका डेडिकेशन और हार्डवर्क बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। जैसा मुझे लगता था कि औरतों के लिए जाना शायद डिफिकल्ट होता होगा ऐसे एरिया में, पर आपने मुझे ये एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव दिया। आपने धराली की बात करी कि धराली में रोड्स टूट गए थे और आपकी एक वीडियो बहुत वायरल हुई थी उन दिनों, जब आपने कहा था अथॉरिटीज आपको जाने नहीं दे रहे हैं। फिर आप एक लकड़ी के पुल से होते हुए, बहुत ही डिफिकल्ट था, वो बल्ली ही थी एक तरह से, उसमें आप बैठ के उसमें जाना, मतलब बहुत डिफरेंट सीन था कि पानी भी इतनी रफ्तार से बह रहा है और आप वहां से जा रहे हैं। वो क्या सिचुएशन थी और क्यों रोका जा रहा था आपको? एक्चुअली उस दिन हुआ ये कि धराली के लिए सारे रास्ते ब्लॉक हो गए थे और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट था कि जो पहला जो पुल था गंगनानी के पास में, जो पूरा पुल वॉश आउट हो गया था, वो एक चैलेंजिंग सिचुएशन थी। उसी को हम लोग क्रॉस नहीं कर पाए थे, हम लोग जब पहले दिन वहां पहुंचे, और उससे पहले तक कोई भी उस पॉइंट से आगे कोई नहीं जा पाया था। तो नेक्स्ट डे ये हुआ कि बाकी लोग, कुछ लोग वहां रुके। इनफैक्ट कांग्रेस लीडर जो करण महारा हैं, वो सबसे पहले धराली इस वजह से पहुंचे थे क्योंकि वो वहां रुके थे और नेक्स्ट डे वो रोप्स वगैरह, और उनकी टीम थी तो वो रोप्स वगैरह लगा के वहां से क्रॉस करके वो चले गए थे। लेकिन उस पुल के बनने के कोई चांसेस नहीं थे, तो उस दिन हम लोग लौट आए वापस उत्तरकाशी के पास, मातली के पास, जहां पे रेस्क्यू करके एयरलिफ्ट करके लोगों को लाया जा रहा था। तो हमने वहां उस दिन उनसे बात की। अब तो इसलिए हमारा एक दिन का गैप हो गया। तो उससे पहले भी कुछ जर्नलिस्ट गए जो हमसे पहले धराली पहुंच चुके थे, वो भी उसी रूट से गए जिस रूट को हमने लिया था। लेकिन जब तक हम वहां पहुंचे तब तक पुल कंस्ट्रक्शन का काम इतना हो गया था कि वहां से लोगों को पैदल पास करवाया जाना पॉसिबल था और कुछ लोकल्स को वो पास करवा भी रहे थे। जिस पॉइंट पे हम वहां पहुंचे तो वहां पे कई सारे जर्नलिस्ट थे। ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिकली सिर्फ हमें रोका गया हो या कुछ पर्टिकुलर जर्नलिस्ट को रोका गया हो। कुछ लोगों को हेलीकॉप्टर से पहले ही ले जाया गया, वो एक अलग बात है कि वो कुछ ऐसे जर्नलिस्ट हैं जिनको अथॉरिटीज की तरफ से ही वहां पहुंचा दिया गया था पहले। लेकिन हमारी डिमांड वो भी नहीं थी कि आप हमको हेलीकॉप्टर के थ्रू वहां पहुंचाइए या कुछ। लेकिन अगर आपने रूट इतना बना लिया है जहां पे, और ये ऑफिसर इंचार्ज तो वहां खड़े थे, उन्होंने ये बात वहां जितने जर्नलिस्ट मौजूद थे उनको कही कि नहीं, आप देखिए प्लीज, ऊपर से हम लोगों को ये इंस्ट्रक्शंस हैं कि लोकल्स को जाने दीजिए लेकिन जर्नलिस्ट को अभी यहाँ से मत जाने दीजिए। ओके। और वहां पे लड़ाई ही इस बात की थी कि मैंने तमाम अथॉरिटीज से बोला और जो वहां ऑफिसर इंचार्ज थे उनको भी बोला कि आप मुझे प्लीज, जो बात आप मुझे कह रहे हैं ये आप ऑन रिकॉर्ड कह दीजिए बस।
मतलब मेरे को इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए जी। आप या तो कैमरा पे यही बात बोल दीजिए कि लोकल्स को जाने की परमिशन है और इनको जाने की परमिशन नहीं है। तो वो उसके लिए भी वो तैयार नहीं थे, उनको लगा था कि मैं फंसूंगा अगर ये बात ऑन रिकॉर्ड बोलूंगा तो इसलिए फिर वो जो मतलब जो रास्ता हम 5 मिनट में पार करते, वो रास्ता पार करने में हमको 3 घंटे लगे। और हमारे साथ दिल्ली के भी कुछ लोग थे, उसमें कुछ फीमेल्स भी थी जी। तो उस वजह से थोड़ा टाइम और एक्स्ट्रा लगा। वो लोग यूज्ड टू नहीं है, हम लोग तो चलिए पहाड़ के ही रहने वाले हैं, वो रास्ते हमारे लिए कोई वैसे चैलेंजिंग नहीं है, खूब किए हैं हमने वो छोटे से। लेकिन वो हमारे साथ में उस एज ग्रुप के भी लोग थे जो लेट 50s में थे, उनके लिए बहुत चैलेंजिंग हो गया। तो इसलिए अंधेरा हो गया था ऑलमोस्ट हमको आगे सोनगाड़ तक पहुंचते ही। और फिर हमको रात को वहां सड़क के किनारे एक छोटा सा ढाबा था, वहां पे किसी तरह पूरी रात गुजारी और उसके बाद आगे गए। तो वो एक दिन का पूरा डिले जो हुआ वो इस वजह से हुआ। और कितना इम्पोर्टेंट होता है राइट टाइम पे ऐसे इंसिडेंट्स के बाद पहुंचना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और देखिए ये ना अभी जो ट्रस्ट डेफिसिट लगातार पैदा हो रहा है ना, आप किसी भी इशू पे देखिए कि ये फिल्टर क्यों किया जाता है। मतलब इज देयर समथिंग जो अथॉरिटीज चाहती हैं कि बाहर ना आए, है ना। और वो ट्रस्ट डेफिसिट बढ़ता जाता है जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है। और वो वॉइसेस जिन पर लोग विश्वास करते हैं कि ये फ्री वॉइसेस हैं, ये ट्रांसपेरेंसी के साथ में चीजें बाहर लाएंगी, वो वॉइसेस अगर टाइमली वहां नहीं पहुंच पाती तो वो ट्रस्ट डेफिसिट बढ़ता जाता है। जितने लोगों से हम धराली में पहुंचने से पहले उत्तरकाशी में मिल रहे थे, उनकी प्रॉब्लम्स क्या थी कि भैया जो हो चुका है वो तो हो गया। देखिए डिजास्टर किसी के कंट्रोल में नहीं, उसको गवर्नमेंट में को ब्लेम नहीं कर सकते आप। और गवर्नमेंट के हाथ में भी कुछ नहीं है। इतना बड़ा डिजास्टर जब आ गया है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग एक अलग बात हो सकती है कि आप फ्लड प्लेन्स पे काम करें, तो वो एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग है। लेकिन इस तरह का नेचुरल डिजास्टर आया तो किसी के हाथ की बात नहीं है, उसमें गवर्नमेंट अथॉरिटीज कुछ नहीं कर सकती थी। लेकिन वहां पे फोन कनेक्शंस कट चुके हैं, वहां पे लाइट नहीं है। अब किसके परिवार का कौन व्यक्ति वहां था, वो जीवित है या वो भी उस आपदा की चपेट में आया है, ये भी लोग इंश्योर कैसे करें, क्योंकि वहां ना तो कोई पहुंच पा रहा है। और डिले गवर्नमेंट के पार्ट पे इस बार ये भी हुआ कि जिन लोगों को थराली से ले जाके और आर्मी कैंप्स में रखा गया था, एटलीस्ट गवर्नमेंट 3 दिन तक ये तो कर ही सकती थी कि अगर वहां 150 लोग भी थे तो उन पूरे 150 लोगों की एक लिस्ट बनाती, दैट दीज आर द नेम्स, ये उनके पिता का नाम है और ये उनका गांव है और ये लोग इस स्थान पे सुरक्षित हैं। तो एटलीस्ट वो 150 परिवार तो ये इंश्योर कर लेते कि हाँ उस जगह के सेंटर पे हमारे परिवार सेफ है। यूजुअली कभी ट्रेन का कोई हादसा होता है या फ्लाइट का कुछ होता है तो ऐसे नाम बाहर आते हैं, गवर्नमेंट इस तरह की अथॉरिटीज इस तरह की लिस्ट प्रोवाइड करती है। बिल्कुल। और यहाँ पे चलिए मतलब उसमें और इसमें एक चैलेंज ये होता है कि एक्सीडेंट में आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं दैट दीज आर द नंबर ऑफ पीपल और उनकी आइडेंटिटी ये थी, तो आप वो कर देते हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट के हाथ में वो भी नहीं होता, क्योंकि बॉडीज ही रिकवर नहीं होती, तो आपको नहीं पता कि कौन कौन इसमें चला गया है या कितने लोग मिसिंग है। इसीलिए वो आज तक भी उनको उस फिगर को डेथ की जगह मिसिंग ही कहा जाता है। जब तक बॉडीज रिकवर नहीं होंगी उसको मिसिंग फिगर ही रहेगा। लेकिन ये तो किया जा सकता था कि एक सेंटर पे आप 500 लोगों को रेस्क्यू करके ले गए हैं, एक टीम लगाइए और उन 500 लोगों के नाम एटलीस्ट डाल दीजिए कि दीज आर सर्वाइवर्स बता सकते हैं। बिल्कुल कि ये सर्वाइवर्स हैं, ये बिल्कुल सेफ हैं। तो एटलीस्ट वो उनके परिवार वाले कम से कम ये चीज देख लेंगे कि हाँ वहां पे नेटवर्क्स काम नहीं कर रहे हैं, मोबाइल काम नहीं कर रहे हैं, तो ये लोग हैं, ये सेफ है। एंड टूरिस्ट भी बहुत सारे स्ट्रैंडेड थे, टूरिस्ट भी थे। हाँ, उनकी फैमिलीज भी बहुत परेशान थी, क्योंकि वो जो एरिया जो धराली से और आगे जो गंगोत्री तक का एरिया है, गंगोत्री में बहुत सारे लोग थे और गंगोत्री पूरी तरह से कटा हुआ था। तो वहां लोग सेफ तो थे, लेकिन वो पैनिक इसीलिए क्रिएट हो रहा था क्योंकि उनके भी परिवार वालों तक ये पहुंच नहीं पा रही थी बात कि वो सेफ है या नहीं है। और 3 दिन पैनिक के लिए बहुत बड़ा टाइम होता है। मतलब हमारे आजकल के जमाने में जब हम एक सेकंड तक कनेक्टेड हैं हर किसी से, वहां पे अगर कोई 3 घंटे 4 घंटे के लिए मिसिंग हो जाता है तो हम लोग परेशान होने लगते हैं। तो कोई 3 दिन तक अगर मिसिंग है किसी के घर वाले, भले ही वो सेफ हों और इसकी इन्फॉर्मेशन वहां तक नहीं पहुंच पा रही हो, तो वो इसलिए पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो रही थी। अभी लेटेस्ट इशू हम देख रहे हैं कि आपने बेरोजगार संघ के साथ भी बहुत मतलब ट्रांसपेरेंट लेवल पे कवरेज किया, और आज जो आंदोलन चल रहा है पेपर लीक का, इसमें भी आप बहुत बढ़ चढ़ के आई थिंक सबको सपोर्ट करते हैं। क्या इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है ग्राउंड कवरेज के लिए, जिसमें कि आपको ट्रांसपेरेंसी भी रखनी है लेकिन एक कियोस ना पैदा हो जाए रिपोर्टिंग से, उस बात का भी ध्यान रखना है। कियोस तो यूजुअली पैदा होता ही नहीं जब तक जर्नलिस्ट कियोस करना ना चाहे, और वो बहुत अनफॉर्चुनेट है कि उसी कियोस को जर्नलिज्म बना दिया गया है और उसमें टीवी ने सबसे बड़ा रोल प्ले किया है। वो कियोस पहले वहां से शुरू हुआ जहाँ पे स्टूडियो के अंदर एक एंकर बैठता था और वो
3 अलग अलग लोगों को लेके और एक दूसरे से लड़ाने की तैयारी करवाता था, उसका खामियाजा बेचारे रिपोर्टर्स को भुगतना पड़ता है। बिल्कुल। आज बड़े बड़े चैनल्स के आप देखिए ना कि जितने भी इंडिया में प्रोटेस्ट होते हैं, वहां पे ये जितने भी बड़े मीडिया हाउसेस हैं इंडिया के, इनके रिपोर्टर्स के खिलाफ नारे लगते हैं, इनको भगा दिया जाता है वहां से, जबकि इनकी गलती नहीं है। ये लोग तो बेचारे ग्राउंड पे हमेशा ग्राउंड से रिपोर्ट कर रहे हैं। वो चैनल पे बहुत ऊपर के लेवल पे लोग डिसाइड करते हैं कि इसमें से कितना चलाना है और कितना काट देना है। और ये जो इमेज अपनी बनाई हुई होती है वो किसी चैनल की एक एंकर की इमेज होती है, उस एंकर की इमेज को बेचारे ये रिपोर्टर्स जो हैं वो भुगतते हैं। आई एम ग्लैड दैट यू आर स्पीकिंग अबाउट इट, क्योंकि हमने साबरमती एक्सप्रेस मूवी देखी और कहीं ना कहीं एक झलक इसमें रिपोर्टिंग के बारे में है कि वो ग्राउंड रिपोर्टिंग एक रिपोर्टर बताना चाहता है कि असलियत क्या है, लेकिन मीडिया हाउसेस को लगता है कि इससे टीआरपी नहीं आएगी सच बताने से, सो कहीं ना कहीं वो हाइड कर देते हैं। बट ऐसे में क्या हम जर्नलिज्म का एसेंस खो नहीं रहे? बिल्कुल खो रहे हैं। और इसका आप बहुत बड़ा पैरामीटर ये देखिए ना कि लगातार जो ये एस्टैब्लिश्ड सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया है, उसकी क्रेडिबिलिटी लगातार डाउटफुल है। लगातार आप अखबारों को देख लीजिए, आप अखबार अपना सर्कुलेशन झूठा बता रहे हैं, ये फैक्ट है। मतलब आप अपने इर्द गिर्द ही देखिए कितने लोग अखबार पढ़ रहे हैं। अखबार पर लोगों का विश्वास करना बंद हो गया है, और जो ये ऑल्टरनेट मीडिया, जिसे न्यू मीडिया भी हम लोग कहते हैं, उसको लोग ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। कोई भी बड़ी चीज के लिए अब लोग इस चीज का इंतजार नहीं करते कि अखबार में हमने क्या छापा है, या इनफैक्ट ऐसे अब लोग जिनकी जर्नलिज्म में कोई ट्रेनिंग नहीं है, वो लोग भी अगर अपना मोबाइल लेके सड़क से रिपोर्ट कर रहे हैं, उनको लोग ज्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं, क्योंकि एटलीस्ट बहुत एविडेंटली ये दिख रहा है कि इसमें कोई फिल्टर नहीं है, जो सड़क पे हो रहा है ये लड़का वही दिखा दे रहा है। सो एक तरह से सिटीजन जर्नलिज्म की बात जो हम करते हैं कि सिटीजन साइंस पे लोग फॉलो कर रहे हैं। बाहर की कंट्रीज में तो ऐसा बहुत ज्यादा है, इंडिया में अभी नहीं है, बट अगेन आई थिंक इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू अब लोग क्रेडिबल इंफॉर्मेशन का सोर्स उन्हीं को मान रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू। ऐसे में जैसा आपने बोला कि रीजनल जर्नलिज्म का बहुत स्कोप बढ़ जाता है, क्योंकि एक बड़ा गैप है। आज मैं अगर दिल्ली में बैठी हूँ, या मैं आज मुंबई में हूँ, या मैं किसी भी शहर में हूँ, मेन स्ट्रीम मीडिया में मेरे शहर की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आती। मुझे अगर आज उत्तराखंड के बारे में जानना है, ऑथेंटिक चैनल, माई फेवरेट इज बारामासा। इवन इफ मैं ये सिर्फ इसलिए नहीं कह रही हूँ बिकॉज यूर हियर, मैं जेन्युइनली मेरे आसपास में जितने सारे लोग हैं वो ज्यादातर उन्हीं चैनल्स पे फोकस करते हैं जहां से हमें पता है एक ट्रांसपेरेंट इन्फॉर्मेशन आ सकती है, और बाद में आपको ये सुनने को नहीं मिलेगा कि अच्छा सॉरी हमसे गलती हो गई या हमने गलत रिपोर्टिंग कर दी। आजकल ये भी बहुत ज्यादा चल रहा है। तो ऐसे में जो रीजनल चैनल्स हैं और भी स्टेट्स में, क्या इनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है? बिल्कुल है। एक तो ट्रस्ट की वजह से लोग इन पर वापस रिलाई करना शुरू कर रहे हैं। दूसरा, एक अच्छी बात ये भी हुई है इंटरनेट के इतना इजीली अवेलेबल हो जाने से और कॉस्ट इफेक्टिव होने से, कि अब जर्नलिज्म उतना महंगा सौदा नहीं रह गया है, कोई भी शुरू कर सकता है। टीवी चैनल के लिए तो बहुत बड़ा अमाउंट चाहिए होता था, बहुत ही ज्यादा बड़ा। इसलिए टीवी चैनल्स तो आप अब आज भी देखेंगे तो टीवी चैनल्स को कौन ओन कर रहा है? अब आधे से ज्यादा तो अडानी जी ओन कर रहे हैं, अंबानी जी ओन कर रहे हैं, और बाकी के जो अंबानी जी तो सब कुछ ओन कर रहे हैं, सब कुछ ओन कर रहे हैं, वो ही उसको भी ओन कर रहे हैं। तो पहले तो आप वहीं से आप समझ सकते हैं कि जो आदमी लगभग हर सेक्टर में है और लगभग हर सेक्टर में गवर्नमेंट की सपोर्ट से काम करते हैं, वहां पर उन्हीं का न्यूज चैनल भी है, तो उसकी क्रेडिबिलिटी अपने आप में ही डाउटफुल होती है, क्योंकि इतनी बड़ी इंडस्ट्री पे उन लोगों की पकड़ है कि वो उन इतनी तमाम इंडस्ट्रीज में जो कुछ हो रहा होगा वो ट्रांसपेरेंसी से उन्हीं के चैनल में तो बताया नहीं जाएगा। बहुत एविडेंट सी बात है, सीवियर लेवल पे बायस रहेगा। हाँ, बाकी के भी जो टीवी हाउसेस के ओनर्स हैं वो बहुत बड़े, उनका सोल, किसी का भी आप देखेंगे, किसी का भी सिर्फ एक मीडिया हाउस ओन करना ही उनका प्राइमरी बिजनेस नहीं है। वो लोग ओन करते हैं जिनके प्राइमरी बिजनेसेस तो कुछ और हैं, लेकिन एक और बिजनेस के तौर पे उन्होंने एक मीडिया हाउस खोल लिया है। क्यों खोला है? क्योंकि ये बहुत सारी नैरेटिव सेटिंग यहाँ के थ्रू होती है, तो इसको इक्वेट करते हैं वो लोग इसके माध्यम से। उसके मुकाबले अखबार जो था, अखबार अपने आप में बहुत चैलेंजिंग था। अखबार के लिए एक बहुत बड़ी टीम चाहिए। फिर अखबार एक दिन बाद आता है, उसकी रेलेवेंस वैसे इस मामले में भी पीछे चली जाती है, क्योंकि अब इंटरनेट ने तो एक मिनट की न्यूज को लाइव और बहुत जल्दी इंफॉर्मेशन पहुंचाने वाला कर दिया है। फिर वो अपने आप में भी कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि अखबार जितने का छपता है उससे 20 गुना कम दाम पे बिकता है। तो मतलब
जो अखबार हम 7-8 रुपए का खरीदते हैं वो कम से कम 40-45 रुपए का छप रहा है, इतने के नुकसान में अखबार बिक रहा है। अच्छा। तो वो कमाई कहाँ से होगी? वो कमाई के लिए अलग से सोर्सेस चाहिए जो उसको भर पाएंगे, उस कमाई को या उस लॉस को जो भर पाएंगे। तो इन सब के मुकाबले ये जो नया फॉर्मेट है इंटरनेट का, वेब, चाहे वो टेक्स्ट के फॉर्मेट में हो, जो वेबसाइट्स टेक्स्ट दे रही हैं, या अब वीडियो भी हो। पहले वीडियो थोड़ा महंगा था क्योंकि उसमें ज्यादा इंटरनेट कंज्यूम हो रहा है, या क्लाउड स्पेस आपको ज्यादा चाहिए। अब यूट्यूब ने वो भी टेंशन खत्म कर दी है कि आप अपना सारा कंटेंट आप यूट्यूब पे डालिए, तो आपको क्लाउड भी अलग से नहीं खरीदना है। तो इसने इजी बहुत बना दिया है रिसोर्स की मदद से। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरी मम्मी आज भी मेन स्ट्रीम मीडिया से ही न्यूज कंज्यूम करती हैं, ओल्डर जनरेशन के लिए जो कि टेक से भी है भी और नहीं भी है, उनके लिए आज भी ट्रेडिशनल तरीका न्यूज का टीवी चैनल्स ही हैं। तो ऐसे में हम 12 मासा को टीवी में कब देखेंगे? 12 मासा को टीवी पे देखने के लिए आप टीवी पे यूट्यूब चला के ही देख पाएंगे। 12 मासा टीवी पे नहीं आ पाएगा क्योंकि बहुत बड़ा बजट उसके लिए चाहिए होता है। और मेरे को ये लगता है कि इतने बड़े बजट में ना, देखिए, कोई भी टीवी चैनल शुरू करने के लिए आप कम से कम भी 15-20 करोड़ से कम में, ये मैं बहुत लोअर साइड बता रहा हूँ, उससे कम में आप उत्तराखंड में किसी टीवी चैनल को शुरू कर ही नहीं सकते, बहुत छोटी सी टीम के साथ भी। और दूसरा, उसकी रेलेवेंस भी शायद अब बहुत कम होती जा रही है क्योंकि टीवी की भी टीआरपीज गिर रही हैं। और हर कोई, अब देखिए कि टीवी का स्क्रीन टाइम से ज्यादा हर किसी के फोन का स्क्रीन टाइम हो चुका है ना। तो एक पीढ़ी जो है जिसको वो आदत थी कि भाई प्राइम टाइम पे डिनर के साथ में न्यूज कंज्यूम करने वाली, वो भी अब मोबाइल पे शिफ्ट होने लगा है धीरे धीरे। और मैं तो अपनी पेरेंट्स का बताऊं कि मतलब मेरे पेरेंट्स भी कुछ टाइम पहले तक भी टीवी देखते थे, लेकिन अब पिछले कुछ समय से उन्होंने भी अब केबल भी नहीं है मेरे घर पे। अच्छा। तो वो नेट, हाँ, बस यूट्यूब है, या फिर अगर कोई और सब्सक्रिप्शंस हैं अमेजन के या जियो के या नेटफ्लिक्स के या किसी और के, वो अगर टीवी पे कंटेंट भी देख रहे हैं तो इन सब प्लेटफॉर्म्स के थ्रू ही देख रहे हैं, इंटरनेट के थ्रू ही देख रहे हैं। तो वो ट्रेडिशनल मीडिया जो था वो, और आगे आने वाले समय के साथ साथ उसकी रेलेवेंस शायद और धीरे धीरे कम ही होगी। हाँ। एट द सेम टाइम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज में भी बहुत सारी फेक इन्फॉर्मेशन चलती है। तो स्पेशली हमारी ओल्डर जनरेशन को ये कन्विंस करना कि कौन से ट्रस्टेबल चैनल्स हैं जहां पे आप लुकअप कर सकते हो, ये मुझे लगता है कि बहुत बड़ा ट्रांजिशन है जिसके बीच में अभी हम हैं। बिल्कुल, यही आज के दौर का सबसे बड़ा चैलेंज ही अब ये है। मिस इन्फॉर्मेशन से डील करना इज द बिगेस्ट थ्रेट फॉर जर्नलिज्म ऑल्सो राइट नाउ। पहले ये होता था कि वॉचडॉग्स होते थे और उसमें भी गेटकीपर्स होते थे, जिसको मतलब जर्नलिज्म की लैंग्वेज में उसको गेटकीपिंग पढ़ाई जाती है बाकायदा कि कैसे फिल्टर किया जाना चाहिए इन्फॉर्मेशन को, ताकि कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन जब तक क्रॉस चेक नहीं होती, तो वो एक बहुत कॉमन लाइन ही है ना कि ओपिनियंस आर फ्री बट फैक्ट्स आर सीक्रेट। तथ्य जो है वो पवित्र हैं, उनसे छेड़छाड़ आप नहीं कर सकते। लेकिन अब आज के दौर में आप देखिए कि तथ्यों से ही छेड़छाड़ को जर्नलिज्म बना दिया गया है जी। एक चैनल के अगेंस्ट 20 अलग अलग चैनल्स खड़े कर दिए गए हैं क्योंकि बहुत सस्ता है खड़े करना वो। हर एक पॉलिटिकल पार्टी, बीट एनीवन, हर एक पॉलिटिकल पार्टी के आईटी सेल्स है जहां पे 24 घंटे लोग यही काम कर रहे हैं कि कोई इन्फॉर्मेशन अगर आ रही है तो उस इन्फॉर्मेशन को काउंटर करने के लिए 4 मिस इन्फॉर्मेशन ग्राउंड में फेंक दी जाती हैं। अब फिल्टर करते रहिए। मीडिया कंज्यूम कैसे किया जाना है, ये तो आप ओल्डर जनरेशन कह रही है, तो हमारी जनरेशन, हमसे यंग जनरेशन भी इससे डील कर रही है कि वो कैसे फिल्टर कर पाए कि कौन सी इन्फॉर्मेशन जो उस तक पहुंच रही है वो ऑथेंटिक है और कौन सी ऑथेंटिक नहीं है। ये एक बड़ा चैलेंज है जिससे अब क्रेडिबिलिटी जो बनानी है मीडिया हाउसेस को अपने जर्नलिज्म को लेकर के, वो यही है कि वो कोई भी ऐसा कंटेंट ना बनाए जिससे उनकी क्रेडिबिलिटी डाउटफुल हो जाए, क्योंकि ये क्रेडिबिलिटी का चैलेंज ही इज द बिगेस्ट चैलेंज राइट नाउ। और ऐसे जर्नलिस्ट जो कि ट्रांसपेरेंसी के चक्कर में, टीआरपी के चक्कर में ये नापतोल नहीं कर पाते हैं या जानबूझ के ऐसी न्यूज पब्लिक कर देते हैं जिसके रिपरकशन बहुत ज्यादा होते हैं। फॉर एग्जांपल 26/11 के अटैक में हमने देखा था कि हमारी रिपोर्टिंग इस कदर ट्रांसपेरेंट हो गई थी कि वी वर लाइव फीडिंग द टेररिस्ट एंड देयर एक्टिविटीज, एंड हमारे भी क्या प्लान ऑफ एक्शन होगा वो हम सब बता रहे थे। एंड इसके रिपरकशन हमें बहुत ज्यादा हुए, जो नुकसान हमारा कम हो सकता था वो बहुत ज्यादा हुआ। वन ऑफ द लीडिंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया, आई थिंक उनकी रिपोर्टिंग पे ऐसे केसेस हुए हैं। इन सबको रोकने के लिए या इससे बचने के क्या तरीके होते हैं? देखिए, वो बहुत अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन थी 26/11 वाली जो हुई थी, और कई बार नेशनल थ्रेड ना, मतलब ये
दिस इज लाइक वॉकिंग ऑन ए स्वॉर्ड वाला क्वेश्चन है ये, कि ये इतना डिफिकल्ट हो जाता है कई बार समझना कि किस इंफॉर्मेशन को आपको कब रोकना है और किस इंफॉर्मेशन को आपको बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी से रख देना है। क्योंकि कई बार बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट इंफॉर्मेशन नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट चली जाती है, स्पेशली वॉर मूवमेंट्स पे या इस तरह की सिचुएशन में जो वहां पे हुआ। और ऐसा ही राइट्स केसेस में भी होता है, जब कहीं पे दंगे भड़कते हैं। मैंने दिल्ली के राइट्स कवर किए हैं, मुजफ्फरनगर के राइट्स कवर किए हैं। उस समय पे बहुत ज्यादा कॉशियस होने की जरूरत होती है मीडिया हाउसेस को। और अब एक चैलेंज ये, और उस जिसका आप एग्जांपल दे रहे हैं उसमें तो देश के सबसे बड़े मीडिया हाउसेस जो थे वही अपने आप को नहीं संभाल के रख पाए, क्योंकि वो जो उसकी लड़ाई है ना सबसे तेज और सबसे आगे और सबसे पहले इंफॉर्मेशन पहुंचाने की, वो कई बार ये करती है कि इन्फॉर्मेशन भले ही वो ठीक है यार, वो सच बात है, वो फैक्ट है जो आप देख रहे हैं अपनी आंखों के सामने होते हुए, लेकिन आप ये नहीं समझ रहे हैं कि वो उसको बिना फिल्टर के दिखा देने से आप एनिमी को हेल्प कर रहे हैं। नेशनल सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो रही है। तो उन चीजों को, और उसके लिए तो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होने की जरूरत है। तो ये वाला चैलेंज भी अब और ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि अब जब से हर किसी के हाथ में फोन है और हर कोई कभी भी किसी भी मोमेंट पे लाइव हो सकता है, तो आप सोचिए ना कि 26/11 के टाइम पे अगर यही हुआ होता तो और भी ज्यादा विदाउट फिल्टर जो है चीजें बाहर जा रही होती, क्योंकि पता नहीं कितने लोग कितने कोनों से खड़े होके लाइव कर रहे होते उस ऑपरेशन सिंदूर में हमने यही देखा है। हाँ, बारामासा का नाम बारामासा कैसे पड़ा? बारामासा मुझे सडनली अकर किया, क्योंकि ये एक ऐसा टर्म है कि जिसको आप कई तरीकों से परसीव कर सकते हैं। बारामासा का मतलब 12 महीने है, तो न्यूज के सेंस में तो इट इज लाइक ऑलवेज देयर राउंड द ईयर, 24/7 वो अवेलेबल है। फिर बारामासा के जो कल्चरल कॉनोटेशंस हैं वो बहुत बड़े हैं। बारामासा का यहाँ बेड़ूपाको बारामासा हमारा कुमाऊं रेजिमेंट का बाकायदा एंथम है, वो बजता है उसमें, और हमारा जितने गीत हैं उनमें बारामासा बार बार रिफ्लेक्ट होता है। तो और एक ऐसा टर्म भी है प्लस जो कोलोकियल और बहुत लोकल होने के साथ साथ हिंदी भाषी लोगों को भी समझ में आता है। मतलब उनको आपको समझाना नहीं पड़ेगा कि बारामासा का मतलब क्या है। जो लोग हिंदी समझते हैं वो भी समझते हैं, गढ़वाली कुमाऊनी लोग तो समझते ही हैं। तो इस वजह से उसका नाम बारामासा। और लोगों में जो बर्ड है, हाँ, वो कौन सी बर्ड है? वो घुघुती है। अच्छा, और ये कैसे दिमाग में आया? घुघुती का भी फिर अगेन वही है कि अब इनफैक्ट बारामासा के आप कोई भी प्रोग्राम देखेंगे तो बारामासा का जब प्रोग्राम एंड होता है तो दैट एंड्स विद द साउंड ऑफ घुघुती। तो घुघुती उसमें रखने का, क्योंकि घुघुती भी एक तरह से प्रतीक है उत्तराखंड का और गढ़वाल कुमाऊं जौनसार सब जगह का। घुघुती के अराउंड बहुत सारे गीत लिखे गए हैं। घुघुती प्रतीक है, खुदेड़ गीत जिनको बोलते हैं पहाड़ में, तो खुदेड़ का प्रतीक है घुघुती। पलायन का प्रतीक है घुघुती की। घुघुती के वो जो साउंड है, तो अब लोग बहुत यूज्ड टू हो गए उसको बार बार हमारे उसमें मोन्टाज में और उसमें लास्ट में एंड में सुनने के, लेकिन अदरवाइज वो पहली बार हमने जो पहले दूसरे अपने प्रोग्राम्स किए थे तो बहुत लोगों ने हमको ये बोला कि यार मतलब बचपन के बाद आज घुघुती की साउंड आपके प्रोग्राम में सुनी, क्योंकि इतना समय हो गया था वहां रहते हुए। तो बड़ी नॉस्टैल्जिक साउंड भी है उन लोगों के लिए जिन्होंने पहाड़ में बचपन बिताया है, कि घुघुती जब घुराती है, उसके इर्द गिर्द कितने तो गाने हैं, घुघुती घुरौन लगी मेरा महता की, और जिनके साथ आपने किशन महिपाल जी का तो घुघुती पे एक डेडिकेटेड गाना ही है। बिल्कुल। तो घुघुती बहुत सारे प्रतीकों से जोड़ती है, पहाड़ की याद से जोड़ती है, बेटियों को मायके से जोड़ती है। घुघुती के बहाने बहुत सारी चीजें गीतों में कही जाती हैं। तो वो वाला कनेक्शन, उसका कल्चरल कनेक्शन जोड़ने के लिए वो घुघुती उस लोगों में है। लोकल होने के नाते क्या एडवांटेज आपको मिलते हैं? जैसे आप अपनी बातों में अपने आई थिंक बहुत सरल सहज तरीके से आप बोल देते हैं, कुछ गढ़वाली कुमाऊनी वर्ड्स भी अक्सर अपने रिपोर्टिंग में बोलते हैं। क्या एडवांटेज मिलता है? क्या एक अपर एज होती है इससे? हाँ, देखिए लोगों की अंडरस्टैंडिंग में, क्योंकि डायरेक्टली लोग कनेक्ट कर पाते हैं किसी भी चीज को अगर आप एक्सप्लेन करेंगे। और स्पेशली मैं जो अपना वीकली प्रोग्राम करता हूँ एक्स्ट्रा कवर के नाम से, उसमें मैं ये कोशिश जरूर करता हूँ कि कोई भी, क्योंकि उसमें बहुत सारे इश्यूज ऐसे होते हैं जो बहुत क्लटर्ड होते हैं। कुछ कई बार के पॉलिटिकल इश्यूज हैं, कुछ एजुकेशनल इश्यूज हैं, कुछ लीगल इश्यूज हैं, कुछ करप्शन रिलेटेड इश्यूज हैं जो वैसे बहुत टेक्निकल हैं। जर्नलिज्म इज ऑल्सो अबाउट स्टोरी टेलिंग, कि आप किसी घोटाले को कितने आसान शब्दों में समझा पाएं कि गांव में बैठे हुए कोई बुजुर्ग आदमी भी समझ जाए कि अच्छा ये घोटाला हुआ तो ऐसे हुआ। इसलिए आप कहते हैं कि जो बात दादी को समझ में आ जाए वो कहनी है। बिल्कुल।
तो इस तरीके से समझानी है कि उसको हर किसी को ये समझ में आ जाए कि अच्छा इसमें ये गड़बड़ हुई है, तो उसमें वो एडवांटेज जरूर मिलता है। जब हम कुछ लोकल पखानों को उसमें ऐड कर देते हैं, औने उसमें डालते हैं, तो उससे लोग रिलेट करने लगते हैं कि अच्छा ये ऐसी बात है, और कनेक्ट महसूस करते हैं, तो थोड़ा और गंभीरता से सुनते हैं। और एक फायदा ये भी होता है स्थानीय भाषाओं को जानने का या स्थानीय बोलियों को जानने का, कि जब आप ग्राउंड में भी रिपोर्टिंग के लिए जाते हैं तो पहाड़ में आज भी लोग गढ़वाली में बात करना में ही ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं। तो आप उनसे वापस गढ़वाली में बात करते हैं तो आपसे ज्यादा खुलते हैं, उनको ज्यादा नजदीक लगते हैं, उनको अपने फैक्टर और बढ़ता है। उनको अपने ब्रेन में पहले ये नहीं करना पड़ता कि गढ़वाली से पहले हिंदी में वो अपने दिमाग में कन्वर्ट करें और फिर आप तक पहुंचाएं। तो इसलिए वो अनफिल्टर्ड इन्फॉर्मेशन आप तक आने में ज्यादा आसानी होती है। और क्या आप भी ऐसा डिस्कस करते हैं कि कितनी इन्फॉर्मेशन कितना एडिट होके बाहर आनी चाहिए? वो डिपेंड करता है स्टोरी पे, कि यूजुअली तो ये वाली जो लाइन है ना कि कितना आना चाहिए, ये बहुत रेयर होता है जर्नलिज्म में। क्योंकि मैं इतने साल से जर्नलिज्म में हूँ, ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि सरकार के अगेंस्ट वो कितना भी बड़ा ब्लंडर क्यों ना हो, नॉर्मल सिचुएशंस में उसको बाहर आना ही चाहिए, बिल्कुल अनफिल्टर्ड तरीके से आना चाहिए। ये बहुत लिमिटेड सिचुएशंस होती हैं जहां पे आपको कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन आपके हाथ लग गई कि आपको पता है कि ये अभी इसको इसी तरह से अगर बाहर रख दिया गया तो ये नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट चली जाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कि मान लीजिए कोई कंट्री है, वो कंट्री के पड़ोस में एक और नेबरिंग कंट्री है जो दोनों एनिमिटी है दोनों में। अब ये जिस कंट्री के साथ में एनिमिटी है उसका एक स्टेट है, जो स्टेट खुद उस, जैसे आप ये भी मान लीजिए कि बांग्लादेश और पाकिस्तान का हिसाब था, बांग्लादेश अपने आप में पाकिस्तान से अलग होना चाह रहा था। अब इंडिया अगर बांग्लादेश को उस समय पे हाइपोथेटिकली मानिए कि हेल्प कर रहा था, और ये इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास अनफिल्टर्ड है और आप बहुत क्रूशियल इंपॉर्टेंट मोमेंट पे अगर आप ये बोल रहे हैं कि इंडियन गवर्नमेंट इसको हेल्प कर रही है, तो वो इंटरनेशनली आपके अगेंस्ट चला जाएगा, इंटरनेशनली इंडिया की पोजीशनिंग वीक हो जाएगी उसमें। तो इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन होती हैं कई बार आप तक पहुंच जाती हैं, तो उनके बारे में सोचना पड़ता है कि इसके बारे में क्या किया जाए। आपको कुछ और अच्छे लोगों से या अच्छे जो एडिटोरियली साउंड है उन लोगों से आपको डिस्कस करना चाहिए। और अगर आप मानते हैं कि अथॉरिटीज की कुछ गड़बड़ है, उनसे डिस्कस नहीं कीजिए, लेकिन ये रिपरकशन जरूर सोचने चाहिए कि इसको इसी फॉर्मेट में बाहर निकालने के क्या परिणाम हो सकते हैं। पर वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर टाइप के केसेस होते हैं। आजकल जो मुद्दे चल रहे हैं पेपर लीक का, बेरोजगार संघ से भी आप काफी क्लोजली उनको कवर करते आए हैं, तो क्या इस दौरान कभी कोई थ्रेट या कोई दबाव आपको फील हुआ? नहीं, थ्रेट और दबाव देने के या डालने के तरीके भी बहुत बदल गए हैं। तो अब कोई फोन करके सीधे नहीं धमकाता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। दे ट्राई टू, मतलब सिस्टम भी बहुत अलग अलग तरीके से काम करता है। क्या होता है? अब बहुत तरीके के आपको प्रलोभन दिए जाते हैं। अच्छा, आपको अट्रैक्टिव ऑफर्स दिए जाते हैं कि आइए कभी मिलिए। और आप देखिए ना कि यहाँ कितने लोग कितने अच्छे से, इतने सारे मीडिया हाउसेज हैं, इनको इतने सारे एड्स जाते हैं। उत्तराखंड गवर्नमेंट एक साल में 450 करोड़ रुपए के एड्स देती है, 450 करोड़ मीडिया हाउसेज को। और ऐसे ऐसे मीडिया हाउसेस को एड्स जाते हैं जिनका आपने कभी नाम भी नहीं सुना होगा। ऐसे ऐसे अखबारों को एड जाते हैं जिनका आप पहली बार देखेंगे कि इस अखबार को साल का 7 करोड़ रुपए मिला है, जिस अखबार के बारे में आपको कभी नहीं पता होगा कि ये कौन सा अखबार है। ऐसे ऐसे टीवी चैनल्स को ऐड जाते हैं जिन टीवी चैनल्स की टीआरपी के नाम पे शायद उनके ओनर्स और जितने लोग वहाँ काम करते हैं वो लोग भी पूरे नहीं देखते होंगे। ये तो आम आदमी को पता ही नहीं है इन सब के बारे में। हाँ। कि ये भी प्रोसेस है, ये हिडन सीक्रेट्स हैं। हाँ, और क्या चीजों की जरूरत होती है, और क्या ऐसे पर्क्स होते हैं जो रीजनल चैनल्स को नहीं मिल पाते हैं? रीजनल चैनल्स को भी मिल रहे हैं। मतलब ये जो मैं आपको नाम ले रहा हूँ इसमें रीजनल चैनल की कमी नहीं है। अच्छा। मतलब इसमें रीजनल चैनल भी बहुत हैं जो वो बेनिफिट्स ले रहे हैं, वो पर्क्स ले रहे हैं। और फिर गवर्नमेंट के साथ क्लोज होने के तो आपके पास पर्क्स ही पर्क्स है ना। बस आपको बदले में ये करना है कि गवर्नमेंट के बारे में कुछ बोलना नहीं है, या जो बोलना है तो वो तारीफ करते हुए ही बोलना है। और ऐसे में जो जर्नलिस्ट होता है उसके कॉन्शियस पे, मतलब क्या कॉन्शियस पे क्या फर्क पड़ता है? तो नहीं तो पड़ता होगा फिर। इसीलिए तो इतना पैसा लेके और फिर सारी चीजें जो जर्नलिस्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं। क्योंकि मतलब आपकी ईमानदारी तो एक ही बार बिकती है ना, और वो बस पहली बार बिकती है तो वो आखिरी बार बिकती है, उसके बाद वो बिकी हुई हो जाती है। हाँ। तो जिसने वो एक बार बेच दी उसके बाद फिर वो
कॉम्प्रोमाइज करने ही लगते हैं फिर लगातार कंटिन्यूअसली। अभी ग्राउंड लेवल पे आप क्या देख रहे हैं? जो पेपर लीक का मामला सामने आया है, कुछ लोग कह रहे हैं कि इसको प्रोपेगेंडा बना दिया गया है, बट ग्राउंड लेवल पे क्या दिख रहा है? पेपर तो कॉम्प्रोमाइज हुआ है और सबसे बड़ा और टाइम से होता आ रहा है, और बहुत टाइम से होता आ रहा है, एक हिस्ट्री रही है उसकी। तो जैसे गवर्नमेंट उसको डिफेंड करना चाह रही है कि नहीं सिर्फ एक आदमी ने नकल की और वो पकड़ा गया, केस उतना सा नहीं है और उसके बहुत सारे रीजंस हैं। क्योंकि एक आदमी ने चीटिंग की और वो पकड़ा गया, ये हम तब भी मान लेते अगर आपके चीटिंग इन्विजिलेटर्स ही उसको पकड़ लेते, अथॉरिटीज उसको पकड़ लेती, जिनकी ड्यूटी वहां सेंटर पे लगी हुई थी वो उसको पकड़ लेते, उसका मोबाइल एक दिन पहले वहां छिपाया गया वो आपके लोग पकड़ लेते, उसको चीटिंग करते हुए पकड़ लेते, बाहर से पकड़। ये बात आप तब कह रहे हैं जब ऑलरेडी किसी और ने पब्लिकली ये बात फैला दी है कि भाई पेपर लीक है और पूरा सिस्टम कुछ नहीं कर पाया। उसके बाद जब ये बात सामने आ गई तब सिस्टम कह रहा है कि अच्छा नहीं अब तो हमने अरेस्ट कर लिया है। तो ठीक है, अरेस्टिंग एक अलग प्रोसीजर है, लेकिन बच्चों में वैसे ही ट्रस्ट डेफिसिट है आयोग को लेकर के, सरकार को लेकर के, कि पेपर कॉम्प्रोमाइज होते हैं। एक दिन पहले एग्जाम से ठीक एक दिन पहले 2 लोगों की गिरफ्तारी होती है जो 15 लाख रुपए में पेपर पास करवाने की बात कर रहे थे। और वो जो आदमी गिरफ्तार होता है ऐसा नहीं है कि उसका कोई बैकग्राउंड नहीं है, वो आदमी ऑलरेडी जेल जा चुका है, वो आदमी पे पहले एलिगेशंस हैं और उस आदमी ने कई नौकरियां लगाई हैं, ये प्रूवन है। तो ऐसे आदमी इस बैकग्राउंड में अगले दिन पेपर शुरू होने के 35 मिनट बाद बाहर आ जाता है। इससे ये तो क्लियर है कि देखिए पेपर वॉज लीक्ड। और बाकायदा जो डेफिनेशन, जो नया कानून उत्तराखंड में आया है, नकल विरोधी कानून जिसको कहते हैं, वैसे एक लंबा सा नाम है उसका, उस कानून में जो डेफिनेशन क्लॉज में जो डेफिनेशन दी गई है पेपर लीक की, उसमें भी लिखा गया है कि द कंप्लीट पेपर और एनी पार्ट देयर ऑफ। तो उसका कोई हिस्सा भी अगर बाहर आया है तो आप पेपर लीक तो उसे कहेंगे ही। तो लीगली डिफाइन करने में भी ये पेपर लीक तो आप इसे कहेंगे। दूसरा देखिए, बच्चों के ट्रस्ट डेफिसिट होने के मल्टीपल रीजंस हैं। पेपर से एक दिन पहले ये व्यक्ति खालिद नाम का जो मेन एक्यूज्ड है इसमें, जिन्होंने फोटो खींच के वो बाहर भेजी, खालिद एक दिन पहले एग्जाम सेंटर पहुंचता है और अपना फोन छुपा के वापस आता है। इसका मतलब कि वो एग्जाम सेंटर कॉम्प्रोमाइज था। एक दिन पहले उसकी सिक्योरिटी इतनी अच्छी नहीं थी कि वहां कोई भी जाके छुपा आए। 450 से ज्यादा सेंटर्स थे पूरे उत्तराखंड में, और ये तो सिर्फ एक सेंटर की बात हो रही है। ऐसा ही किसी और सेंटर में ना हुआ हो इसकी क्या गारंटी है? और क्योंकि ये भी आपके सिस्टम ने नहीं पकड़ा ना खालिद को भी, तो इसलिए इसकी संभावनाएं रूल आउट नहीं हो सकती कि बाकी जगह कॉम्प्रोमाइज थी। दूसरा, खालिद को ये कैसे पता था कि मैं जहां जा रहा हूं वहां जैमर्स काम नहीं करेंगे? आपका ये दावा है कि सब जगह जैमर्स काम कर रहे थे। खालिद को कैसे पता था कि वो जहां बैठेगा या जिस एरिया में जाके वो फोटो खींचेगा वहां पे जैमर्स काम नहीं करेंगे? और जब इस सेंटर पे जैमर ने काम नहीं किया तो बाकी सेंटर्स पे काम किया हो, इसकी क्या गारंटी है? इसलिए बच्चों में अविश्वास है। तीसरा ये कि अगर यहाँ पे तो चलिए ये सोशली सर्कुलेट हो गया, वायरल हो गया, खालिद जैसे ही अगर 5 लोग भी अलग अलग जगह रहे हों जिन्होंने सिर्फ अपनी वाइफ को या अपने बहुत क्लोज को वो पेपर इसी फॉर्मेट में भेजा और आंसर इसी फॉर्मेट में रिसीव किए हों, इसको आप कैसे रूल आउट करेंगे? इसलिए बहुत ज्यादा ट्रस्ट डेफिसिट है। तो ये इतने तमाम जो अविश्वास लोग बच्चों के मन में है वो बड़े जेन्युइन है। भाई बहुत सालों तक बच्चे मेहनत करते हैं और एक एज लिमिट होती है हर एग्जाम को पास करने की। बिल्कुल। और उतनी मेहनत के बाद भी अगर मान लीजिए आपने पूरी ट्रांसपेरेंसी से भी करवाया ना, तो ये जो अविश्वास बच्चों का पैदा हुआ है, अगर कोई एक नंबर से छूट रहा है उसके मन में भी ये बात जरूर बैठ जाएगी कि यार शायद किसी ने मेरे से ज्यादा 10 लाख रुपए देके 3 नंबर भी बढ़वा लिए हो तो मैं छूट गया पीछे। और कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम का फेलियर है। बिल्कुल, बिकॉज ये सिस्टम का पार्ट था, विजिलेटर पार्ट था, बिल्कुल, वहाँ के जैमर्स होना, नहीं काम करना, सब सिस्टम का पार्ट था। तो ये बोलना कि पेपर लीक नहीं था, बल्कि हमको ये एक्नॉलेज करना चाहिए कि हमारा सिस्टम का फेलियर था। बिल्कुल। और ऐसे कानून बनाने से क्या कोई मदद होगी जब तक हम बाकी चीजें सॉल्व नहीं करेंगे? देखिए, मंशा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी मामले में मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट बहुत मिसहैंडल कर रही है इसको। भाई आपको सबसे पहले जरूरत थी कि बच्चों को, अगर आप पे विश्वास नहीं है, आपकी प्रक्रिया पे विश्वास नहीं है, आप उसको रिस्टोर कीजिए। जिन बच्चों के लिए आप एग्जाम करवा रहे हैं, रिस्टोर करवाने के नाम पे पता नहीं कौन तो बेवकूफ लोग मुख्यमंत्री जी के आसपास उन्हें ये सलाह देते हैं कि वो विश्वास रिस्टोर करवाने के नाम पे कॉलेज स्टूडेंट्स को लेके आया जाता है और उनसे नारे लगवाए जाते हैं। वो कॉलेज स्टूडेंट जो ग्रेजुएट भी नहीं है, जो इस पेपर के लिए एलिजिबल ही नहीं थे। बिल्कुल। और उन्होंने ऑन कैमरा बेचारों ने बोल भी दी ये बात कि हमें तो पता नहीं, हमें तो ये कहा गया था कि कंपटीशन देने जाना है, मुख्यमंत्री प्राइज देंगे, और उनसे लाके नारे लगवा दिए गए। तो इससे जो है वो आपने ट्रस्ट वापस पाने की जगह और खो दिया, क्योंकि अब ये भी मैसेज गया कि इसकी कैसी लीपापोती करने की कोशिश कर रही है सरकार। करना ये भाई क्या मांग रहे हैं बच्चे?
बच्चे ये मांग रहे हैं कि सबसे पहले इस पेपर को कैंसिल कर दीजिए और दूसरी बात सीबीआई की इंक्वायरी कर दीजिए। चलिए, गवर्नमेंट में बैठे हुए लोगों को लगता है कि दोनों चीजें इतनी आसानी से नहीं हो सकती, क्योंकि पेपर करवाने के लिए बहुत बड़ा खर्चा होता है, बहुत बड़ी टीम लगती है, उसकी सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए भी बहुत तमाम चीजें लगती हैं। इतने ज्यादा 1.5 लाख बच्चा अगर कहीं पेपर दे रहा है तो बहुत तगड़ा रिसोर्स लगता है, वो कोई मजाक काम नहीं है, ये सब समझ रहे हैं। तो एटलीस्ट सरकार को क्या करना चाहिए था, बच्चों के पास आके जो 1 महीने का समय सरकार मांग रही है, ये विश्वास बच्चों को दिलाना चाहिए था कि हम 1 महीने के लिए अभी होल्ड कर रहे हैं और पेपर हम कैंसिल कर देंगे द मोमेंट वी विल रियलाइज कि ये नहीं, इस एक बच्चे के बीच की ट्रांजेक्शन, खालिद वाली ट्रांजेक्शन के अलग अगर कहीं भी कुछ मिलता है कि कहीं और भी कॉम्प्रोमाइज होने की गुंजाइशें हैं तो हम उसी दिन पेपर रद्द कर देंगे। ये बात बोलने में क्या जाता है ना, मतलब बच्चों का विश्वास तो इससे जीता ही जा सकता है ना, कि आप लीजिए। बच्चे भी फिर इस बात को शायद समझें कि ठीक है, 1 महीने में अगर कहीं से भी कुछ भी और किसी भी फॉर्मेट से बात निकल के आती है और हम इसके लिए हमारी टीम जो है वो इन्वेस्टिगेट कर रही है। और दूसरा है ये सीबीआई वाली बात, और सीबीआई वाली बात इसलिए भी आ रही है क्योंकि पेपर लीक की, जैसे अभी आपने भी कहा कि एक हिस्ट्री रही है उत्तराखंड में। अगर सबसे सख्त जिसको कहते हैं कि ये कानून बना है तो वो इसलिए बना है क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा नकल होती चली गई कंटिन्यूअसली, बैक टू बैक। नकल नहीं हुई तो फिर पैसे कुछ लिए गए, तो फिर पैसे लिए गए। हाँ, तो मतलब वो पेपर्स और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कॉम्प्रोमाइज रहे हैं, उसकी एक हिस्ट्री रही है। तो उस हिस्ट्री में जहां वैसे ही ट्रस्ट डेफिसिट इतना ज्यादा बढ़ा हुआ है, वहां पे आप इसको, और वहां पे इसी गवर्नमेंट ने, इन्हीं चीफ मिनिस्टर ने ये प्रॉमिस किया था, ये बात बोली थी पहले कि हम इन कुछ पर्टिकुलर एग्जाम्स के बाद में हम सीबीआई इंक्वायरी के लिए देंगे इन सब चीजों को। तो उसका आश्वासन दे दिया जाता कि हमारी ये एक प्रिलिमिनरी जांच जो अभी है वो चल रही है और अगर इसमें कुछ भी ऐसा लगेगा तो हम सीबीआई को हैंड ओवर कर देंगे। ये आश्वासन भी नहीं दिए जाते हैं और बहुत रूड तरीके से हैंडल किया जाता है। बट आई थिंक अथॉरिटीज तो ये बोलते आ रहे हैं कि ये प्रोपेगेंडा है, लोगों ने नेगेटिवली हमको, हमारी इमेज को हैम्पर करने के लिए ये सब प्रोपेगेंडा बनाया है। ये तो फिर अब ये मतलब कोई बेसिस नहीं है इस बात का। और अगर कुछ लोग पॉलिटिकली इसको वो करेंगे भी तो करना भी चाहिए भाई। आप सरकार के रहते हुए जो कमियां हो रही हैं, अपोजिशन का तो काम ही है ना उन कमियों को इशू बनाना। तो पेपर लीक हुआ है, पेपर कॉम्प्रोमाइज हुआ है, ये एक पॉलिटिकल इशू बनता है तो क्यों नहीं बनना चाहिए? पॉलिटिकल इशू तो इसको होना ही चाहिए। बिल्कुल। बल्कि पॉलिटिकल इशू तो गवर्नमेंट ये बोल के बना रही है कि ये नकल जिहाद हो रहा है। अब आपको खालिद नाम का एक लड़का पकड़ा गया तो आपने उसको जिहाद कह दिया, ये है राजनीति करना। बहुत सारे एंगल्स इसमें हैं। आई थिंक सिस्टम का जो फेलियर है इसको बहुत ग्राउंड लेवल पे फिक्स करने की जरूरत है हमें। हमारा स्टेट जो है ये बहुत ज्यादा डिजास्टर प्रोन है मैं कहूंगी। और जैसे आपने धराली में आपने रिपोर्टिंग करी, बट एट द सेम टाइम आपने माइग्रेशन को भी रिपोर्ट करा। क्या एज अ जर्नलिस्ट वो क्या एक फीलिंग होती है जो आपको लगता है कि यार इस सब्जेक्ट को मैं पकड़ता हूँ या ये सब्जेक्ट मुझे चूज करना चाहिए? 2-3 तरीके होते हैं। मतलब एक तो है कि जो इशू बेस्ड, जो इवेंट बेस्ड रिपोर्टिंग्स होती हैं कि धराली में आपदा आई तो दैट वाज एन इवेंट, वो किसी के भी कंट्रोल में नहीं था, वो अचानक से हुआ है। तो एक तो ये है कि उसकी रिपोर्टिंग होती है। और दूसरी होती है आइडिया बेस्ड, उस पर आप लंबे समय से काम करते हो। यू थिंक अबाउट इट, यू थिंक अबाउट व्हाट इज द आइडिया, उस आइडिया को एग्जीक्यूट कैसे करना है, उसको उसके कितने मल्टीपल एंगल्स हो सकते हैं उसकी स्टोरी को कहने के। कुछ ऐसे कई ऐसे फेस्टिवल्स हैं यहाँ पे जिन पे सॉफ्ट स्टोरीज या डॉक्यूमेंट्रीज बनाई जा सकती हैं, जिसको हम नैरेटिव फॉर्म ऑफ जर्नलिज्म कहते हैं। यूजुअली मैगजीन्स में जो होता है कि सिर्फ एक घटना या एक दिन के इवेंट पे नहीं, बल्कि आप ट्रैक करते हैं कि पिछले 10 साल में क्या हुआ। जैसे माइग्रेशन का ही आपने फॉर एग्जाम्पल बात की, तो माइग्रेशन के लिए आप पिछले 10 साल के फिगर्स उठाते हैं, फिर उन फिगर्स को कंपेयर करते हैं तो आपको एक ट्रेंड नजर आता है। और फिर उस ट्रेंड को रिपोर्ट करने के लिए आप बैठ के अपनी टीम के साथ डिस्कस करते हैं दैट हाउ शुड वी एग्जीक्यूट इट। फिर आप उसके लिए कोई ये देखते हैं कि आपका प्रोटैगनिस्ट कौन हो सकता है इसमें। आप एक प्रोटैगनिस्ट को आइडेंटिफाई करते हैं एंड देन अराउंड दैट यू बिल्ड द स्टोरी इन सच ए मैनर। तो 2-3 तरीकों से काम होता है कि आप नैरेटिव फॉर्म के लिए कुछ आइडियाज आपके दिमाग में आते रहते हैं। कई बार ऐसे भी होता है कि धराली में हम जैसे रिपोर्ट कर रहे हैं तो उसी रिपोर्टिंग के करते करते वहां से हम झाला से होते हुए जब धलारी की तरफ जाते हैं तो सेब का वहां पे बहुत अच्छी फसल होती है। और बहुत ही इस बार वो फसल भी, लेकिन क्योंकि सड़कें खराब हो गई तो उस वजह से ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाया, जबकि है ठीक, मतलब फसल ठीक है, फसल बच गई, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन की कमी की वजह से वो समय रहते हुए
ट्रांसपोर्ट नहीं की जा सकी बाहर। तो इस तरह के आइडियाज, ये जो जिनको हम बोलते हैं साइड स्टोरीज, मतलब जब आप एक इवेंट को कवर कर रहे हैं लेकिन आप बहुत लोगों से बात करते हैं तो आपको बहुत सारे एंगल्स उसमें और मिलते हैं, तो वहां से भी कई बार स्टोरी आइडियाज जनरेट होते हैं। अपना एक चैनल खोलना बारामासा जैसा, ये आज के यंग जनरेशन के लिए कितना मुश्किल है? क्योंकि शायद आप बहुत सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन है, और किसी और स्टेट में या हमारे स्टेट में शायद ऐसा कोई इंसान चाहता हो कि मैं भी अपना कोई एक काम करूं, इफ नॉट द चैनल समथिंग एल्स। क्या एक वो मैसेज होगा जो आप लोगों को देना चाहेंगे कि फाइनेंसेस की भी इम्पोर्टेंस है लेकिन सब उस तरह से प्रेप नहीं कर पाते? कैसे स्टार्ट किया जाए कोई भी एक अपना? देखिए, अगर कोई पैशनेट है तो उसको बिल्कुल शुरू करना चाहिए, फिर कुछ नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि अब इतना सुलभ तो हो गया है इंटरनेट कि अब बहुत ज्यादा चीजें चाहिए नहीं आपको शुरू करने के लिए। आपको बहुत फैंसी सेटअप भी नहीं चाहिए, और डिपेंड करता है कि आप जब शुरू कर रहे हैं तो आपके दिमाग में क्या है, किस तरह की स्टोरी टेलिंग है। अगर आप ग्राउंड से जाके रिपोर्ट करना चाहते हैं, आप अकेले ही हैं, तो बहुत लोग ऐसे हैं जो अकेले रिपोर्ट कर रहे हैं, अपने आप ही एक सेल्फी स्टैंड पे फोन लेके, या फिर कोई 2 लोग मिलके शुरू कर रहे हैं, और बहुत आसानी से शुरू किया जा सकता है। फिर ये डिपेंड करेगा कि आपकी एबिलिटीज क्या हैं, आप कितना अच्छे से एक्सप्लोर कर रहे हैं, आपकी लर्निंग्स क्या हैं, किन लोगों को आप आइडलाइज कर रहे हैं, कौन सा कंटेंट आप कंज्यूम कर रहे हैं, आप अपना ही होराइजन कितना बढ़ा रहे हैं और एक्सपोजर कितना बढ़ा रहे हैं, नेशनल जर्नलिज्म का, इंटरनेशनल जर्नलिज्म का, उसको कितना देख के सीख पा रहे हैं और उसको इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं। तो रिसोर्सेज के लेवल पे तो बहुत ज्यादा चीजें नहीं हैं जो आज की डेट पे रिक्वायर्ड हैं, लेकिन हाँ, एक सस्टेनेबल मॉडल डेवलप करना फाइनेंशियली, जिसमें 5-6 लोग काम कर पाएं और अच्छी सैलरीज पे काम कर पाएं, वो एक चैलेंज जरूर बन जाता है। क्योंकि ये जो जिस तरह का काम हम लोग भी बारामासा में कर रहे हैं, उत्तराखंड की बहुत छोटी सी पॉपुलेशन है, तो हम लोग नंबर्स पे भी बहुत रिलाई नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा कंटेंट उत्तराखंड स्पेसिफिक है। उत्तराखंड की जनसंख्या ही टोटल 1 करोड़ 40 लाख के अराउंड टोटल पॉपुलेशन है, तो उसमें आपको कितने व्यूज मिलेंगे, तो आप व्यूज पे बहुत ज्यादा रिलाई नहीं कर पाते। नेशनली तो लोग फिर भी, जो लोग नेशनल कंटेंट बना रहे हैं, अगर वो यहाँ पहुंच जाते हैं कि उनका हर एक वीडियो लगभग 1 मिलियन 1.5 मिलियन जा रहा है, तो वो यूट्यूब से अच्छी कमाई कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत कम हो जाता है यहाँ पे। तो आपको यूट्यूब से भी इतना नहीं आ पाता कि आप 2 लोगों की भी सैलरीज अच्छे से निकाल पाए। और जर्नलिज्म में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे लगती है वो यही है कि जर्नलिज्म के फाइनेंशियल मॉडल जो हैं वो बड़े गड़बड़ हैं। उसी वजह से ये जितने हम बात कर रहे थे कि कॉम्प्रोमाइज हैं चैनल्स, ये इतने एड्स जो हैं गवर्नमेंट हर साल 400-450 करोड़ के इन लोगों को देती है, चैनल्स को और अखबारों को, क्योंकि ये डिपेंड उसी पे करते हैं। और डिपेंड उसी पे करते हैं तो फिर इनको वही करना पड़ता है जो गवर्नमेंट बोलती है कि गवर्नमेंट के बारे में अच्छी बातें बोलो, और कोई भी खराब बात है तो उसको छिपा जाओ, उसके बारे में बात नहीं करो, क्योंकि ये उससे फ्री नहीं है। इंडिया में How is बारामासा coping up with this? बहुत, वी आर ऑल्सो स्ट्रगलिंग वेरी मच। लेकिन हम लोग ये है कि हम लोग कुछ एज ए प्रोडक्शन हाउस भी काम करते हैं, तो वी ऑल्सो मेक डॉक्यूमेंट्रीज, कुछ कॉर्पोरेट डॉक्यूमेंट्रीज जो हम बना के उनको दे देते हैं। CSR प्रोजेक्ट्स होते हैं कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस के, जो हम बनाते हैं और उनको हैंड ओवर करते हैं। और जैसे टाटा के कुछ प्रोजेक्ट्स हम लोग करते हैं, और तो इस तरह के कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो वहां से जो पैसा आता है बारामासा में लगता है। आई सी। वरना बारामासा में अपने आप में इतना पैसा नहीं जनरेट हो पाता कि 4-5-6 लोगों की सैलरीज भी उससे निकल पाए। और ये एक बड़ा कंसर्न है, मतलब लोगों को भी अब धीरे धीरे ये समझना चाहिए कि उनको सपोर्ट करना चाहिए मीडिया को, जिस भी चैनल को वो कंज्यूम कर रहे हैं। मैं सिर्फ बारामासा की बात नहीं कर रहा हूँ, एनी चैनल जो कैसे सपोर्ट कर सकते हैं? देयर आर मल्टीपल वेज। मतलब चैनल अपने आप में, जैसे आप यूट्यूब मेंबरशिप लेके उनको सपोर्ट कर सकते हैं, सुपर थैंक्स के थ्रू उनको सपोर्ट कर सकते हैं। कुछ चैनल्स ने अपने मेंबरशिप प्रोग्राम्स अलग से बनाए हुए हैं, तो आप डायरेक्टली, हाँ, एक्सक्लूसिव, तो आप डायरेक्टली उनको सपोर्ट कर सकते हैं। क्योंकि ऑडियंस को भी ये समझना होगा कि वो उनको फ्री में जो कंटेंट मिल रहा है, एक्चुअली फ्री कुछ होता नहीं है। हर चीज का एक प्राइस होता है, तो वो प्राइस अगर आप खुद पे नहीं कर रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है, रिसर्च लगती है, एक टीम होती है, प्रोडक्शन होता है, टाइम की अपनी अलग की वैल्यू होती है। हाँ, कोई भी संस्थान अगर डायरेक्टली पब्लिक पे रिलाई कर पाएगा तभी वो अच्छे से काम कर पाएगा, बिना किसी इंटरेस्ट के काम कर पाएगा। और वो वाला मॉडल अभी यहाँ है नहीं, अभी लोगों में भी बहुत ज्यादा ये वाला सेंस है नहीं, ऑल्दो ग्लोबली अब बढ़ रहा है। अब आप देखेंगे कि जितने बड़े बड़े ग्लोबल मीडिया हाउसेस भी हैं, उन्होंने भी पेड सब्सक्रिप्शंस कर दिए हैं, फ्री में अब पे वॉल के पीछे डाल दिया अपना मोस्ट ऑफ द कंटेंट। और वो जरूरी भी है, उस मॉडल का डेवलप होना जरूरी है कि आप एक छोटा सा अमाउंट अगर खर्च कर रहे हैं न्यूज के लिए, तो ही आप रिलाई भी कर सकते हैं कि आपको हाँ अनफिल्टर्ड और अच्छी न्यूज मिल रही है। क्या मेन स्ट्रीम मीडिया आपको रीच आउट करती फॉर द कंटेंट? मेन स्ट्रीम में एक तरह से मैंने खुद भी काम किया ही है, और
अब कोलैबोरेशन के लिए कई बार आते हैं, जैसे हम लोग धराली से कर रहे थे, तो वहां से हमने दिए भी हैं कुछ विजुअल्स उनको, हमने प्रोवाइड भी किए, एनडीटीवी को हमने दिए। तो इस तरह के चीजों के लिए आते हैं, कई बार लिखने के लिए भी आते हैं कई सारे मीडिया। इसी बार धराली में ही मेरे को 2-3 मीडिया हाउसेस ने ये बोला था कि आई शुड राइट समथिंग फॉर देम, ऑल्दो वहां इतना ज्यादा बिजी था कि मैं नहीं कर पाया, तो उनको मना ही करना पड़ा मेरे को। पर इस तरह से हाँ, कई बार रीच आउट करते हैं। और पर्सनल लाइफ कैसे बैलेंस करते हैं आप? क्योंकि पूरा टाइम तो ग्राउंड रियलिटी में रहना होता है, सबकी प्रॉब्लम सुननी होती है, वो दिखाना भी पड़ता है। अब उतना नहीं है, मतलब पहले ज्यादा था। और बारामासा में क्योंकि हम लोग डेली वाला नहीं करते हैं यहाँ पे भी, मतलब बारामासा का भी जो कंटेंट है उसमें हम लोग ईओडी जिसको बोलते हैं न्यूज की लैंग्वेज में, इवेंट ऑफ द डे, इस तरह से एक अलग से डेस्क होती है मीडिया हाउसेस में। तो ईओडी डेस्क का वैसे काम यही होता है कि उस दिन चल क्या रहा है पूरे दिन, उस सब पे कंटिन्यूअसली कुछ ना कुछ करते रहना। उस वाले फॉर्मेट पे बारामासा काम नहीं करता है। हम लोग कुछ जो मेजर इवेंट्स होते हैं उनको ग्राउंड से कवर करते हैं, या स्पेसिफिक आइडिया बेस्ड स्टोरीज हैं उनको ग्राउंड से कवर करते हैं। और एक वीकली प्रोग्राम है जिसमें हम लोग रैप करते हैं पूरे हफ्ते भर का। अच्छा। तो इसलिए ग्राउंड पे उतना ज्यादा अब स्ट्रगल नहीं है। अच्छा। तो इसलिए वो बैलेंस हो जाता है। राहुल कोठियाल कौन से न्यूज चैनल देखते हैं, कौन से ऑथेंटिक सोर्सेज से न्यूज ग्रास्प करते हैं? मैं अब पर्सनली बताऊं आपको तो मैं कोई भी न्यूज चैनल तो मैं बहुत सालों से फॉलो नहीं करता। अपडेट कहाँ से आपको मिलता है? अपडेट्स भी आज की डेट पे तो सोशल मीडिया सबसे तेज है, मतलब हर न्यूज चैनल को भी सोशल मीडिया से ही अपडेट मिल रहा है। और फिर आपके कॉन्टैक्ट्स हो जाते हैं, मतलब जैसे लगभग उत्तराखंड में सभी जगह अपने कॉन्टैक्ट्स हैं, तो कहीं से कोई खबर आती है तो आई पर्सनली कॉल पीपल देयर, उनसे डायरेक्टली फीडबैक लेता हूँ। दैट इज द मोस्ट ऑथेंटिक वे ऑफ नोइंग या क्रॉस चेक करने का उसके लिए। ये उत्तराखंड में है कि उत्तराखंड के बाहर भी? उत्तराखंड के बाहर भी, ऑल्दो क्योंकि बारामासा में अब कंटेंट सारा उत्तराखंड स्पेसिफिक है, लेकिन उत्तराखंड के बाहर भी। और बाकी तो पॉडकास्ट में काफी सारे देखता हूँ अलग अलग लोगों के साथ में। और 2-3 ऐप्स मेरे पास हैं, मतलब मैं टाइम्स ऑफ इंडिया की जो मोबाइल ऐप है और इंडियन एक्सप्रेस की जो मोबाइल ऐप है वो मैं मतलब वो मेरे फोन पे है, तो वो जो शॉर्ट अपडेट्स होते हैं वो मैं वहां से कंज्यूम कर लेता हूँ। अदर देन रिपोर्टिंग, व्हाट डू यू लाइक? बारामासा का काम मैं बहुत एंजॉय करता हूँ, तो मुझे मतलब ऐसा लगता ही नहीं है यहाँ पे काम करते हुए कि मैं काम वाला काम कर रहा हूँ और घर जाके बहुत, मतलब हमारे ऑफिस टाइमिंग्स भी बड़े अनऑर्थोडॉक्स हैं। हम लोग वी स्टार्ट एट अराउंड 1 or 2 इन द आफ्टरनून एंड देन वी वर्क फॉर लाइक 8-9 बजे तक शाम को। अच्छा। तो हमारा पूरा शाम वाला टाइम जो है सब लोगों का ऑफिस में ही जाता है। बाकी और टाइम पे कभी ट्रैक्स पे चले जाते हैं। अच्छा। दैट इज अ वंडरफुल थिंग टू डू। आज उत्तराखंड में क्या गैप्स हैं जर्नलिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, किस तरह से उसको फुलफिल किया जा सकता है? मैं अगेन फिर वही कहूंगा कि जर्नलिज्म का सबसे बड़ा चैलेंज ही फाइनेंशियल मॉडल है। अगर फाइनेंशियल मॉडल ठीक हो जाए मीडिया हाउसेस का, तो मीडिया हाउसेस वो नहीं करेंगे जो कर रहे हैं। जो दबाव जर्नलिस्ट पे बनाया जा रहा है, जो दबाव जर्नलिस्ट पे बनाया जा रहा है वो इसीलिए क्योंकि वो मेनली डिपेंडेंट हैं उस पैसे पे जो पैसा सरकार से आता है। अब सरकार से आने वाले पैसे पे मीडिया हाउस इतना ज्यादा डिपेंडेंट होगा तो वो इंडिपेंडेंटली काम कर ही नहीं पाएगा, कोई सा भी मीडिया चैनल हो और कोई सी भी सरकार हो। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन यही है कि पब्लिक सपोर्टेड मीडिया हाउसेस खड़े हों, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि मीडिया हाउस पब्लिक भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे कि हम डायरेक्टली कुछ ना कुछ हेल्प अखबारों की करें, कुछ ना कुछ हेल्प उन टीवी चैनल्स की करें। अखबारों और चैनल में तो ये वाला मॉडल इसलिए कामयाब नहीं हो पाता क्योंकि उनका रेवेन्यू है ही बहुत बड़ा, तो इसलिए वहां पे उनको तो एडवर्टाइजर्स पे रिलाय होना पड़ेगा। लेकिन एडवर्टाइजर्स पे, वो प्राइवेट एडवर्टाइजर्स पे अगर रिलाय होते हैं तो फिर भी उतना कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है कंटेंट। गवर्नमेंट पे जब होते हैं तो तब ज्यादा होता है, और पिछले कुछ सालों से लगातार ये बढ़ता ही गया है। अदरवाइज थे तो पहले भी, लेकिन पहले भी आप देखेंगे कि टीवी चैनल्स गवर्नमेंट से ऐड लेते थे तो गवर्नमेंट की क्रिटिसाइज भी करते ही थे। वो ट्रेंड धीरे धीरे कम और लगभग खत्म सा हो गया है। तो जो इस तरह के मीडिया हाउसेस हैं जो अब जिनका बजट बहुत ज्यादा नहीं है या जिनका ओवरऑल रेवेन्यू बहुत ज्यादा नहीं है, वो लोग भी अगर डायरेक्टली सपोर्ट करते हैं पब्लिक अपने छोटे छोटे मीडिया हाउसेस को, तो इंडिपेंडेंटली काम कर सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं जो अपने अपने लेवल पे बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। उनको अगर लोग सपोर्ट करें तो उनके भी, मतलब उनके रिसोर्सेज बढ़ेंगे, वो और ज्यादा अच्छे से काम कर पाएंगे। हम लोगों को समझने की जरूरत है कि हमारा सपोर्ट कितना इम्पोर्टेंट है एक ऑथेंटिक न्यूज के लिए, एक ऑथेंटिक अपडेट के लिए। बिल्कुल। एज अ जर्नलिस्ट, व्हाट डिसअपॉइंट्स यू द मोस्ट? द स्टेट ऑफ जर्नलिज्म। सबसे ज्यादा तो वही दुख देता है क्योंकि जब मैंने शुरू किया था, आई स्टार्टेड विद तहलका, और वो दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट न्यूज रूम्स। उसके बाद मैंने और पर्दाफाश करने के लिए
फेमस। हाँ, नहीं वो वैसे जाना जाता था क्योंकि सबसे पहले कुछ बड़े स्टिंग ऑपरेशंस और उसके लिए तो तहलका का नाम ही ऐसा है, तहलका। तो मतलब पहली बार में जो उसका अगर रेगुलर पाठक नहीं है कोई, तो जिसने कंज्यूम नहीं किया उसका कंटेंट, उसको लगता है कि तहलका कैसा सा नाम है ये। लेकिन फिर हालांकि कुछ बहुत अनफॉर्चुनेट चीजें हुई जिसकी वजह से वो संस्थान ही खराब हो गया या सरवाइव नहीं कर पाया। लेकिन वहां की कुछ बहुत अच्छी बात ये होती थी कि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। और जब मैंने शुरू किया था, इट वाज 2012, कांग्रेस की गवर्नमेंट होती थी सेंटर में और स्टेट में। इनफैक्ट यहाँ भी, ऑल्दो मैं तो दिल्ली में ही बेस्ड था तो मैं स्टेट का बहुत ज्यादा नहीं देखता था, लेकिन नेशनली कभी ऐसा फेस नहीं करना पड़ा कि आपने कोई स्टोरी आइडिया पिच किया और उस स्टोरी आइडिया को डिनाई कर दिया गया। ये अब बहुत रेयर हो गया होगा शायद मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस में, कि आप अगर आज की डेट पे किसी भी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में ये बोलो कि हमें अडानी ग्रुप के अगेंस्ट ये लीड मिली है, स्टोरी करें, तो देखिए कितने मीडिया हाउसेस तो वैसे ही रिजेक्ट कर देंगे उसे कि आप नहीं कर सकते इस पे। तो ये कभी वहां फेस नहीं किया। और जो करते भी हैं, आई थिंक जो इन्फ्लुएंसर्स भी इस पे बारे में बात करते हैं आज, उनको भी कुछ ना कुछ तरह के से थ्रेट या स्ट्राइक्स या इस तरह के उनको रिपरकशंस फेस करने पड़ते हैं आज। और इन्फ्लुएंसर्स फिर उस लेवल तक नहीं पहुंच पाते ना अभी, मतलब जितनी पहुंच बड़े इनकी है, इनकी अभी एक एक्सेप्टेंस तो है ही। हालांकि धीरे धीरे रीच बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंसर्स की भी बढ़ रही है, तो इसलिए इन्फॉर्मेशन तो पास आउट हो ही रही है, लेकिन एक परसेप्शन भी होता ही है। जैसे आपने भी एक एग्जांपल दिया था कि मम्मी अभी भी टीवी चैनल के थ्रू ही जो आ रहा है उसी को देखते हैं, तो वो परसेप्शन भी शायद ट्रांजिशन स्टेज में है, कुछ सालों बाद पूरी तरह से हमारी जनरेशन से चेंज आ जाएगा। कोई एक ऐसी स्टोरी जिसमें काम करके बहुत मजा आया होगा, बहुत चैलेंजिंग थी? बहुत सारी स्टोरीज हैं ऐसी। कोई ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी? मजा उसमें भी आया जब 370 एब्रोगेट हुआ था, पूरे कश्मीर में लॉकडाउन था। 5 अगस्त 2019 को ये शुरू हुआ था, कश्मीर में 370 एब्रोगेट हो गया था। उसके साथ ही पूरा कश्मीर एक तरह से कम्युनिकेशन ब्लैक होल में। हाँ, इंटरनेट शटडाउन था। एवरीथिंग, सिर्फ इंटरनेट, टीवी, टेलीफोन्स, लैंडलाइंस, मोबाइल फोन्स, कॉल्स, सब कुछ बंद। ऑल कनेक्शंस, सारे कनेक्शंस बंद थे। एंड यू वर देयर इन कश्मीर? मैं पहुंचा 5 को, ये हुआ था 9 को मैं कश्मीर पहुंचा। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि मेरे जो सोर्सेज थे, जहां मुझे जाना था, जहां मुझे रुकना था, किसी से कोई कनेक्ट नहीं है। मुझे ये भी नहीं पता है कि मैं एयरपोर्ट पे उतरूंगा तो उसके बाद आगे कैसे जाऊंगा। वो कश्मीर इज क्लोज कम्युनिटी। हाँ, आपका पेनिट्रेशन वहां पे अभी इतना ज्यादा नहीं है। आई थिंक बिफोर 370 इट वाज नॉट दैट पेनिट्रेशन इतना ज्यादा अच्छा नहीं था। ऑल्दो मैंने वहां पहले से भी रिपोर्ट किया है, तो मतलब मेरे वहां पे कनेक्शंस थे, जिन लोगों को मैं जानता था, जिन लोगों के साथ में मैंने पहले भी रिपोर्टिंग की थी। तो लेकिन मैं उन तक पहुंचूंगा कैसे, कम्युनिकेट कैसे करूंगा? तो मैं जिस मोमेंट पे एयरपोर्ट से बाहर निकला और बहुत सारे लोग वहां बैठे हुए हैं, इसलिए बैठे हुए हैं कि वो कश्मीर छोड़ के निकलना है उनको। उसमें लेबरर्स हैं, उसमें वर्कर्स हैं, उनमें सब वो लोग बैठे हैं और हम वहां पहुंच रहे हैं। हाँ। तो हम जब वहां पहुंच रहे हैं तो वहां बाहर जाके मिल गया एक गाड़ी वाला। मुझे जाना था बारामूला। अब बारामूला के लिए वो अकेला गाड़ी वाला था जो चलने को तैयार हुआ, क्योंकि उस रूट पे कुछ और लोग भी उसको मिल गए थे जिनको उस तरफ जाना था। लेकिन बारामूला जाते हुए बीच में सोपोर नाम की एक जगह पड़ती है, काफी टेंस एरिया है, मिलिटेंसी की वजह से जाना जाता रहा है। स्टोन पेल्टिंग बहुत जबरदस्त होती है, तो वो मुझे उस पॉइंट से आगे जाने के लिए वो तैयार नहीं हो रहा था और मुझे बड़ी मुश्किल से उसे कन्विंस करना पड़ा कि मैंने कहा भाई इतना नजदीक भी नहीं है कि मैं पैदल चला जाऊं। और पैदल जाना तो मेरे लिए भी बहुत ज्यादा रिस्की था, मतलब मेरे को अलाउ भी नहीं, ऑब्वियसली गवर्नमेंट अथॉरिटीज भी, और आर्मी का, सीआरपीएफ का डिप्लॉयटेशन इतना जबरदस्त था कि हर 50 मीटर पे, 100 मीटर पे एक जवान जो है वो तैनात था। तो वहां से किसी तरह से वो माना और फिर उसने इतनी तेजी से सोपोर वाला जो चौक है उसको क्रॉस किया कि उधर से कहीं कोई पेल्टिंग वेल्टिंग ना हो रही हो, क्योंकि कोई गाड़ी नहीं थी हमारे अलावा उस रूट पे चलने के लिए। हाई स्टेक्स थे। हाँ, अल्टीमेटली उसने मुझे लेकिन ले जाके उसने मुझे बारामूला पहुंचा दिया और मेरे जो कनेक्ट्स वहां पे थे वो मुझे वहां मिल गए। अब एक चैलेंज फिर ये हुआ कि मैं स्टोरी तो कर रहा हूँ, उसको पहुंचाऊंगा कैसे दिल्ली तक? तो बिकॉज टाइम इज ऑल्सो क्रूशियल। टाइम भी क्रूशियल है और कम्युनिकेशन के कोई सेटअप्स नहीं है। फिर बाद में जाके थोड़े टाइम बाद श्रीनगर में एक मीडिया सेंटर गवर्नमेंट ने एस्टैब्लिश कर दिया था, जहां पे इंटरनेट लगा दिया था, तो ताकि सब लोग आके वहां से स्टोरी फाइल कर सकते हैं। लेकिन फिर उसके लिए अगेन चैलेंज ये है कि वो करने के लिए आपको श्रीनगर में होना है, जबकि स्टोरीज के लिए तो आपको इधर उधर जाना है, तो स्टोरीज तो तब मिलेंगी आपको। तो फिर वहां पे मतलब मैं अब उसको रिवील नहीं कर पाऊंगा कि किस मीडियम से किया, लेकिन सबसे पहले जब वो स्टोरीज मैंने दिल्ली पहुंचाई और वो पब्लिश हुई, तो उनके पब्लिश होने के साथ साथ ये क्यूरियोसिटी भी लोगों में बहुत ज्यादा थी कि ये
पहुंच कैसे रही हैं ये स्टोरीज यहाँ। हाँ। तो वो एक बहुत मजेदार चीज थी। और फिर दिल्ली के मेरे कुछ और फ्रेंड्स वहां थे, लेकिन आप देखिए कि मतलब हमने उस दौर में वो वाला टाइम जिया जो शायद हमसे 50 साल पहले कोई जीता रहा हो। क्योंकि मेरा एक दोस्त वहां आया था, मैं उससे श्रीनगर में मिल नहीं पाया, लेकिन मुझे ये पता था ये इस होटल में रुका है। तो मैंने होटल में उसके नाम एक नोट लिखा कि मैं आज यहाँ आया था, कल फिर से 5:30 बजे आऊंगा, तो 5:30 बजे मुझे यहीं मिलना। और मैंने वो छोड़ा वहां, और अगले दिन जब मैं 5:30 बजे आया तो उस वजह से फिर हम कनेक्ट कर पाए। जहाँ पे फोन नहीं थे, कम्युनिकेशन थोड़ा डिफिकल्ट होता था, नोट्स आप छोड़ा करते थे, तो आप उस दौरान चले गए। वाह। और कोई ऐसी स्टोरी जिसमें बहुत स्ट्रगल हुआ, क्योंकि आपने तो नक्सलाइट एरिया में भी काम करा है, तो कहीं डिसअपॉइंटमेंट भी होती होगी, आई एम श्योर। तो ऐसी बहुत सारी चीजें आपके साथ। धराली में भी मैंने देखा था कि आप लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं, और जो सर्वाइवर्स थे वो बहुत ज्यादा परेशान थे। उनमें से एक लेडी आपको बोल रही थी कि भैया हमारा तो सब कुछ चला गया। ऐसे में वो शूट करते रहना और इमोशंस को अपने ऊपर ना हावी होने देना, ये कंट्रोल कैसे आता है? नहीं हो पाता है वो, मतलब वो आपके ऊपर हावी तो होते ही हैं। आपको पोर्ट्रेट मतलब प्रिटेंड करना होता है ऑब्वियसली कि आप इफेक्ट नहीं हो रहे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। आप बहुत देर तक उससे जूझते हैं, उससे परेशान होते हैं, और आप में थोड़ी सी भी संवेदनाएं हैं तो वो होता ही है। और यूजुअली टीवी के देखिए ना, विजुअल फॉर्मेट कई मामलों में गड़बड़ भी है, क्योंकि कई बार इतने इमोशनल मोमेंट्स होते हैं कि उनको आपको समझ नहीं आता है कि क्या करना चाहिए, क्योंकि आप रिस्पॉन्ड करना चाहिए। हाँ, और वेदर यू शुड इवन कैप्चर इट और नॉट, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा एथिकल क्वेश्चन बन जाता है। क्योंकि वो ठीक है, उसकी टीआरपीज तो बहुत आ जाएंगी क्योंकि कोई रो रहा है उस समय पे कैमरा पे, लेकिन और कई बार वो इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि वो इमोशन अगर उसी फॉर्मेट में बाहर नहीं आता तो उसका असर भी उतना नहीं होता। लेकिन जब आप एक्चुअली उस सिचुएशन को डील कर रहे होते हैं, वो बहुत ट्रिकी हो जाता है, वो बहुत आपको असमंजस में डालता है, आपको एथिकली चैलेंज करता है कि आप इससे पहले घनसाली में जो आपदा आई थी, और वहां पे नंबर ऑफ डेथ्स कम थी, लेकिन बहुत यंग बच्चे की डेथ हुई थी, और उसकी मदर मेरे से बात कर रही थी और वो रो पड़ी बोलते बोलते। तो वो सिचुएशंस बहुत मुश्किल हो जाती हैं, ऐसी सिचुएशंस को, क्योंकि जब तक मेरा मोस्ट ऑफ द टाइम वैसे आई हैव बीन ए प्रिंट जर्नलिस्ट, मतलब मेरा टेक्स्ट ही मेरा यूएसपी था, लिखना ही मेरा यूएसपी था। कैमरा और ये तो मैंने 12 में आने के बाद ही इतना प्राइमरली शुरू किया। आई थिंक ये भी आप कमाल का करते हैं। टेक्स्ट तो मैंने उतना नहीं देखा, मैंने तो आपको लाइव रिपोर्टिंग देखी है, बट यू आर इनक्रेडिबल इन दैट। थैंक यू। तो मेरा प्राइमरली वैसे अदरवाइज टेक्स्ट था, तो मैं प्रिंट का जर्नलिस्ट रहा हमेशा से। प्रिंट में ये चैलेंज फिर भी कम होता है क्योंकि आप उस इमोशन को आप डील करते, बाद में जाके आप लिखते हैं उसको। लेकिन ऑडियो विजुअल जो मीडियम है उसका ये चैलेंज है कि अगर आप उसको उसी समय कैप्चर नहीं कर पा रहे हैं तो आप बाद में उसको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते, आपको विजुअली ही उसको रजिस्टर करना है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे ऐसा वो होता है जब कुछ सिचुएशंस आपको ऐसे उस एथिकल उस पे खड़ा कर देती हैं। जब सामने वाला इतना वल्नरेबल है, आप भी उस इमोशंस में है, ऐसे में और डेंजर भी है, मतलब सिक्योरिटी का या डिजास्टर्स का दोबारा आने का, ऐसे में फैमिलीज का क्या सपोर्ट होता है? कितने चिंतित वो लोग होते हैं? एज इन मेरी फैमिली? यस, योर फैमिली। अच्छा, यू यूज्ड टू हो गए, चिंतित तो होते हैं। चिंतित तो बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि यही कश्मीर वाला ही जब ये था तो उनको भी, मुझे खुद ही नहीं पता था कि एयरपोर्ट के बाद तो दिल्ली जैसे ही फ्लाइट में चढ़ा तब से लेकर के और जब तक वापस लैंड नहीं हो गया दिल्ली वापस, तो ऑलमोस्ट मैं 15-16 दिन कश्मीर में था उन दिनों। तो 15-16 दिन तक उनसे कोई कनेक्ट नहीं था, लेकिन बीच में कुछ उसके बाद में कुछ ऑफिसर्स के, आर्मी ऑफिसर्स के और पुलिस ऑफिसर्स के फोन्स जो हैं वो चलने लगे थे। तो फिर उनके थ्रू ये मैसेज जो है पहुंचा दिया था कि आई एम सेफ है। तो फैमिली भी यूज्ड टू अब हो गई है। और जब आपने घर में बताया कि अब मैं घर आ रहा हूँ और मैं यहीं पर रह के काम किया करूंगा, तो कितने सपोर्टिव थे पेरेंट्स? बहुत, उनके लिए तो मतलब सबसे अच्छी बात थी कि मैं वापस देहरादून आ रहा हूँ। तो उनको तो ये भी नहीं था कि मतलब तेरे को क्या करना है, 12 मासा तू स्क्रैच से कुछ शुरू कर रहा है, या अच्छा खासा करियर है, जितनी सैलरी वहां मिलती थी उसका 1/4 भी यहाँ नहीं निकल पाता है। लेकिन उनके लिए ये सारी चीजें प्रॉब्लम नहीं थी। उनके लिए तो ये था कि दैट आई एम कमिंग बैक टू देहरादून, वो उनके लिए सबसे बड़ी बात थी। 12 मासा का नेक्स्ट 5 इयर्स का क्या विजन है? देखिए, होपफुली जिस तरीके से हम लोग चल रहे हैं, 12 मासा का मैंने ऐसे कभी नहीं सोचा है कि 12 मासा को मुझे इतना बड़ा बनाना है जिसके लिए बहुत बड़े फंड्स की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मैं खुद शायद उसके बाद उसी पॉइंट पे खड़ा हो जाऊंगा जिस पॉइंट को आज मैं क्रिटिसाइज कर रहा हूँ। तो मुझे उतना बड़ा इसको कभी नहीं बनाना है कि अपनी बोझ से
इसके कंधे झुकने लगे। इतना ही रखना है कि इसकी कमर बिल्कुल सीधी रहे। तो 5 साल बाद ये जरूर है कि इसकी रीच हम और ज्यादा बढ़ाना चाहेंगे, लेकिन इसको ओवरबर्डन कभी नहीं करेंगे इस तरीके से कि वो अपनी फाइनेंशियल लाइबिलिटीज की वजह से कॉम्प्रोमाइजेस करने की नौबत आने लगे। वेरी वेल सेड। आई थिंक दादी नानी को समझ में आता रहे। हाँ. बस और अगर कोई 12 मासा में के साथ जुड़ना चाहता है, काम करना चाहता है, तो उसके क्या तरीके हैं? उसके बहुत लिमिटेड तरीके हैं एक्चुअली। मैंने जैसे बताया कि हमारे बहुत कंस्ट्रेंट्स हैं, क्योंकि वी आर ए वेरी स्मॉल टीम। और हम लोग जितने लोगों की टीम काम कर रही है अभी, तो उतने ही लोगों का स्कोप है 12 मासा में। तो इसलिए बहुत बहुत लोग हमको अप्रोच करते हैं दैट वी वांट टू वर्क विद यू। और हम ये भी नहीं चाहते कि हम लोग किसी को अंडर पे करें, फिर कोई अगर हमारे साथ आए किसी को एक्सप्लॉइट करें उस वजह से कि हमारे साथ काम करने के लिए लोग तैयार हैं तो फ्री में उनसे काम करवा लें। तो वो भी हमको कभी नहीं करना है। इसलिए उसका स्कोप बहुत लिमिटेड है, और हम लोग जैसा मैंने बताया कि उस तरह से फैलना नहीं चाह रहे हैं कि फिर उससे क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होने वाली सिचुएशंस बने। मेन स्ट्रीम मीडिया तक हमारे उत्तराखंड की न्यूज या किसी भी स्टेट की न्यूज आ नहीं पाती है। तो ऐसे में क्या कोई थराली जैसा बड़ा डिजास्टर हो या केदारनाथ जैसा बड़ा डिजास्टर हो तो ही हम मेन स्ट्रीम मीडिया में आएंगे? ये ऐसा क्यों है? ये एक बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट सवाल किया आपने। यही कंसर्न भी था धराली के लोगों का कि नेशनल मीडिया यहाँ बस तभी पहुंचता है जब यहाँ इस तरह की कुछ स्थितियां होती हैं। बाकी कंटिन्यूअसली स्टेट में क्या चल रहा है, स्टेट के क्या इश्यूज हैं, 2 ही तरह की खबरों के लिए यहाँ पे आते हैं कि एक तो या तो कोई इसी तरह का पेपर लीक और इस तरह के करप्शन चार्जेस जो नेशनली बिल्ट होते हैं, और या फिर कोई आपदा वाली घटनाएं जो नेशनली बिल्ट होती हैं। उसके अलावा शायद एक्सपेक्ट भी नहीं करना चाहिए न्यूज चैनल से, क्योंकि वो प्योरली टीआरपी बेस्ड कंटेंट होता है। लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ और है, जैसे डाउन टू अर्थ नाम की मैगजीन है। अच्छा। वो रेगुलरली एनवायरमेंटल इश्यूज को कवर करती है। उनकी रीडरशिप भले ही बहुत कम हो, तो अब टीवी तो सिंपल उस फॉर्मेट में चलते हैं जो उसी ने उसको बर्बाद भी किया है कि जितनी उनको जहां आईबॉल्स मिलेंगी वो सिर्फ उन्हीं इश्यूज को कवर करेंगे। लेकिन कुछ और ऑर्गेनाइजेशंस हैं इस तरह के जो लगातार अच्छे इश्यूज को, उत्तराखंड के एनवायरमेंटल कंसर्न्स को, यहाँ की फार्मिंग से रिलेटेड चीजों को और पॉलिटिकल इश्यूज को कवर कर रहे हैं। एनवायरमेंट का आपने जिक्र किया, एक और प्रश्न मेरे दिमाग में आता है। ऑल वेदर रोड बन रही हैं, रोपवेज बन रहे हैं केदारनाथ में, मसूरी में रोपवे बन रहा है, एक तरह से फिर भी ठीक है। लेकिन केदारनाथ में रोपवे बन रहा है और अगेन अडानी जी बना रहे हैं। ये कितना इम्पोर्टेंट है समझने के लिए अथॉरिटीज को भी? एज ए जर्नलिस्ट आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है इसको कवर करना, और आम आदमी के लिए समझना कितना इम्पोर्टेंट है कि ये सिर्फ डेवलपमेंट नहीं है, इसकी आड़ में और भी बहुत सारे सच हैं जो छुपे हुए हैं। एज ए जर्नलिस्ट तो वो एक स्टोरी हमारे लिए है, और मैं मतलब हमारी कोशिश ही रहती है कि अपनी ओपिनियन रखने की बजाय हम लोग कोशिश करें एज ए जर्नलिस्ट एक्सपर्ट से मिलें, जियोलॉजिकल एक्सपर्ट से उसमें मिलें, साइंटिफिक लोगों से बात करें, लोकल लोगों से बात करें इस एस्पेक्ट पे कि ये होने से उनका कितना फर्क पड़ेगा, चाहे वो एक्विजिशन की बात हो या चाहे उनके आगे बिजनेस की बात हो, उस पे उनके एस्पेक्ट्स को समझें। और ये मल्टीपल जितने भी एस्पेक्ट्स हैं इससे रिलेटेड, मान लीजिए सिर्फ केदारनाथ रोपवे की अगर बात करें तो बहुत अलग अलग लोग हैं जिनसे अलग अलग लेवल पे सवाल पूछे जाने चाहिए। जैसे आपने ये एग्जांपल दिया कि अडानी ग्रुप को दिया गया है ये, जबकि उसके क्लॉज ये कहते हैं कि किसी ऐसे ग्रुप को दिया जाए जिसकी एक्सपर्टीज हो इसमें। जिस कंपनी को गया है उसके बारे में अभी ऐसा कुछ नहीं है कि उनकी एक्सपर्टीज है इसमें, लेकिन फिर भी उन्हें गया। तो ये एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को जिनको फील्ड की नॉलेज है उनसे पूछा जाना चाहिए। एनवायरमेंटल कंसर्न्स के बारे में जियोलॉजिस्ट से बात करनी चाहिए कि उस पूरे एरिया में जियोलॉजिकल रिपोर्ट्स क्या कहती हैं कि क्या वो जगह इतना प्रेशर ले पाएगी। फिर जितने लोगों को, वो बात की जा रही है कि एक दिन में 18,000 लोगों को एक साइड, कुछ कंफ्यूज हो रहा हूँ उस फिगर में कि इतना नंबर और बढ़ जाएगा वहां पे। हाँ, तो वो क्या कैरिंग कैपेसिटी केदारनाथ की और उन एरियाज की इतनी है, इस पर कुछ एक्सपर्ट से बात की जानी चाहिए। और ये बातें इसी तरीके से, इसी एक्सपर्ट ओपिनियन की तरह से लोगों के सामने आनी चाहिए। एज ए जर्नलिस्ट ये सबसे इम्पोर्टेंट हमारा काम है कि उसके मल्टीपल एस्पेक्ट्स जितने भी हैं उन सभी एस्पेक्ट्स पे बहुत क्लियरली एक्सपर्ट्स अपनी बात रख पाए और जनता उसे समझ पाए। थैंक यू सो मच राहुल फॉर टेलिंग अस ऑल द डिटेल्स। कैमरे के पीछे की सच्चाई जो है आप हमेशा बताते आ रहे हैं, और आज भी आपने हमसे वो बातें शेयर करी जो जानना एक आम आदमी के लिए बहुत जरूरी है। और
न्यूज़ कंज्यूम करना, सही न्यूज़ कंज्यूम करना के साथ साथ सपोर्ट करना मीडिया हाउस को, वो भी बहुत ज़रूरी है, चैनल्स को, नॉट मीडिया हाउसेस को। तो मैं चाहूँगी कि हमारे जितने भी ऑडियंस है वो आपको सुने और आपको सपोर्ट करें, और 12 मासा हमेशा प्रोग्रेस करते रहें, हमें हमेशा ट्रांसपेरेंट और अनफिल्टर्ड न्यूज़ मिलती रहे।